Unacademy. Let's crack it. नमस्कार मित्रों, यूपीएससी 2023 प्रीलिम का रिजल्ट आ चुका है और जो लोग फेल हुए हैं उन्होंने कुछ भी हताश होने की जरूरत नहीं है। 2024 की कैसे तैयारी करनी है इसका आज हम इधर एनालिसिस करेंगे। और इधर कोई मोटिवेशन की बात नहीं, टू द पॉइंट कड़वी बातें होंगी, पर हाँ वो तो कड़वी दवाई तो लेनी पड़ेगी सफल होना है तो। और मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के नंबर 1 एजुकेटर सुदर्शन गुर्जर सर। सर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं सुख दुख के साथी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, जनरल स्टडीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट दोनों के नंबर 1 एजुकेटर प्रतीक नायक सर। आज उन्हीं के घर पे ये जो स्टूडियो है वहां पर हम आए हैं, मैं और सुदर्शन सर, और ये कार्यक्रम हो रहा है। सो वन बाय वन वी विल बी लुकिंग एट ऑल दिस सब्जेक्ट और सिस्टमेटिकली हम इसमें आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसमें ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स पे हम लोगों ने थोड़ा फोकस किया और मृणाल सर ने स्पेशली बहुत काम किया है, बहुत एनालिसिस किया, रात भर जागे हैं ये उस चीज के लिए कि आपको एक प्रॉपर सही दिशा दे पाए। बहुत कंफ्यूजन था लर्नर्स को, तो बस यही कहूंगा वीडियो को एंड तक देखना। कारण उसका ये है, तभी आप एक किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। सो शांति से अपना समय निकाल के प्रॉपर इस वीडियो पे जरूर समय देना। तो बात है अपनी 2024 प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करें ये वीडियो, और उसके बाद एक और आएगा कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए पूर्व शर्त, प्री रिक्विजिट ये है कि एक तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए प्रीलिम का, और 2023 प्रीलिम का जो पेपर है उसके क्वेश्चंस पता होने चाहिए। उसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये आप एक्सेप्ट ही कर लो कि यहाँ पेपर टफ है। यहाँ पर ये जो नीचे लाइन जा रही है वो हमको दिखा रही है कि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन पहले के मुकाबले कम हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जहां तक करंट अफेयर्स की बात है, देखिए 52 क्वेश्चन थियरी के थे, 11 क्वेश्चन लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स के थे, और 37 क्वेश्चन ऐसे थे जो 2 साल या उससे पुराने वाले करंट अफेयर्स के थे। तो यानी कि ज्यादा समय जिन चीजों पे आपको बिताना चाहिए वो ये डेली करंट अफेयर्स के पीछे दिन रात पागल होके मत भागो। दैट इज अनदर ऑब्जर्वेशन। बियॉन्ड दिस ग्राफ की मुझे बहुत अब उपयोगिता लगती नहीं। ये मैं खुद हूँ, 10 साल पहले का वीडियो है कि ये उस जमाने में जनरल स्टडी स्टैटिस्टिक मीन्स के अंदर आता था, तो मुझे ये लत लग गई या बुरी आदत ले, एक्सेल में सब डालो और ग्राफ बनाते रहो। तो मैं उस जमाने में ये सब ग्राफ देख के क्या बोलता, हाँ इस पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन फिर ऑस्कर वाइल्ड का ये कहना है कि कुछ बुद्धि उम्र के साथ आती है, विथ एज कम्स विजडम। तो खासकर ये पिछले 3 साल के पेपर जिस तरह से चल रहे हैं, अब मैं खुद आपको कहना चाहूंगा एट द एज ऑफ 37 कि बेकार है ये सब ट्रेंड एनालिसिस। हर विषय में स्टैंडर्ड बुक से यथासंभव पढ़ाई करनी चाहिए। ये मत करो कि नहीं मध्यकालीन तो मैं नहीं देखूंगा, या पर्सन इन न्यूज तो नहीं पूछते हैं, या अभी ऐसा हुआ कि सपोज 2018 में मिसाइल का पूछा, फिर नहीं पूछा तो ग्राफ बनाओ, अच्छा नहीं पूछ रहे हैं तो नहीं करूंगा, तो 2023 में पूछा ये सब बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। सो प्लीज ओवरकम दिस टाइप ऑफ दिस स्ट्रेटेजी मेकिंग थिंग्स। हर एक में आपके पास तो पूरा साल है, आप पढ़ के तैयार कर सकते हैं। अभी से स्किप करने की बात मत करो। ये जो भी हम ग्राफ एनालिसिस करते हैं उसमें एक और तकलीफ क्या है, जब भी सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप करें तो टीचरों की खुद की तनातनी रहती है। जैसे वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन देखना 2023 में कि पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम, और पहला स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें इकोनॉमी की समझ है, दूसरा स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की समझ है। तो इकोनॉमी का टीचर क्या है, ये तो मेरा सवाल है। पॉलिटी का टीचर है, ये मेरा सवाल है। तो अल्टीमेटली जो भी ग्राफ बनता है वो डिपेंड करता है किसके हाथ में वो ग्राफ बना रहा है। और मान लो करंट अफेयर्स में एक आध वर्ड मैच हो गया तो दोनों टीचर खराब है फिर। जी, तो अब जैसे ये ग्राफ मैंने बनाया तो मैं कहूं कि कुल मिलाकर करीब 21 सवाल पिछले 2 साल से इकोनॉमी के आ रहे हैं, और तो मतलब इकोनॉमी में ज्यादा टाइम स्पेंड करो। हालांकि ये टाइप का एनालिसिस अब उतना उपयोगी इसलिए नहीं कि सपोज ये आप क्वेश्चन देखिए, शेयर मार्केट में बीटा शब्द का क्या मतलब है, ऐसा 2023 प्रीलिम में पूछा, बुक्स में न्यूज़पेपर में ये जनरली दिखता नहीं। तो अब बजाय इसके अगर थोड़ा वक्त निकाल के हम लोग मान लीजिए स्पोर्ट्स करके जाते कि ये ध्यानचंद अवार्ड और अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है उसकी थियरी करके जाते, तो उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा था सर। लेकिन उधर हम छोटी बुद्धि से जो काम कर रहे थे कि नहीं देखिए 000 सवाल आए पर्सन इन न्यूज में, फिर 4 सवाल आए थे, फिर पिछले साल कुछ नहीं पूछा तो इस साल नहीं करेंगे, तो अभी 2 सवाल आए। सो अब देखिए ये बात सही है कि स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर टफ सवाल थे, पर एक आध तो थियरी वाला कवर हो सकता है। वो सब इंडियन ईयर बुक में थियरी दी है, खेल रत्न और अर्जुन और ये सब अवार्ड। तो अब कड़वी घूंट ये पीनी होगी कि ऐसा भी सब तैयार करके जाना है बिना ये छोटी बुद्धि के। तो ये सब एनालिसिस में हम नहीं पढ़ेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर अब कि देखो इसमें से इतने मार्क का पूछ रहे थे, इसको मत करो, इसको ज्यादा करो, प्लीज अवॉइड दिस। शेयर मार्केट के साथ जोड़ के मैं एक और चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा मित्रों, शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, मैं रिलायंस का खरीदूं कि अदानी का खरीदूं, 2 जात के एनालिसिस होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस
कि बैलेंस शीट क्या है, कंपनी की लीडरशिप क्या है, कितना उधारी लिया है। और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस कि उसका ग्राफ का शेप क्या बन रहा है, कैंडल शेप क्या है, इंडिकेटर सब देखो, RSI और एवरेज वगैरह। अब आप समझिए ये जो शेयर मार्केट के सब इन्फ्लुएंसर है वो सब क्या पट्टी पढ़ाते हैं कि देखो कोई भी कंपनी का शेयर का भाव ऐसा डब्ल्यू शेप बनाए तो इसका मतलब फिर यहाँ से ये ऊपर चढ़ेगा और आपका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन आप ये वाला ग्राफ देखो तो रियलिटी में क्या है, इसका तो कुछ नहीं हो रहा है। ये यूपीएससी है सर एकदम ऐसा। ये जस्ट लाइक यूपीएससी। सो यूपीएससी एंड शेयर मार्केट बोथ आर एक्टिंग इन सेम मैनर। खासकर ये यूएस फेड टेपरिंग और रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद ये तकलीफ और बढ़ गई है कि शेयर मार्केट में ग्राफ अपने काम नहीं करते और उसी तरह यूपीएससी में नहीं करते कि देखो कुछ साल तक कुछ पर्सन ही न्यूज नहीं पूछा, फिर कुछ 4 सवाल आए, फिर कुछ नहीं पूछा, फिर वापस दो। बीच में एक ऐसा साल गया इंटरनेशनल रिलेशन का 0 सवाल, फिर कंटिन्यूअसली 8-8 सवाल, और उसमें भी ऐसा कि रूटीन इंटरनेशनल रिलेशन नहीं, मैप्स, और उसमें भी नेगेटिव प्लेसेस इन न्यूज, राइट। तो ये जो भी नोशन है उसको न लेते हुए सब चीज यथ संभव तैयारी आप करें। डिफिकल्टी बढ़ रही है क्योंकि पेयर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन आ रहे हैं, आउट ऑफ द ट्रेंड क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्राफ एनालिसिस अब गलत हो रहे हैं, कोई शॉर्टकट है नहीं, कोई सब्जेक्ट में सब कुछ तैयार करके आप जाइए, ऐसी अब सलाह हो सकती है। कुछ तो हमारी आदत बिगड़ चुकी है कि जैसे बिटकॉइन में पैसे आप लगाते थे, आंख बंद करके पैसा बढ़ रहा था, लेकिन उसमें भी देखिए अब सब गिर रहा है। सेम हैपनिंग विद यूपीएससी ऑल्सो। ये स्ट्रेटेजी के जो टोटके 2016 में काम करते थे अब नहीं कर रहे। प्रतीक सर हमारे साथ हैं। मैं बात करूं आपको हिस्ट्री की, हिस्ट्री में भी लोग छोटी बुद्धि से बहुत साल चले कि देखो मैं तो सिर्फ बौद्ध और जैन धर्म करूंगा, हड़प्पा संस्कृति तो अगर नहीं पूछ रहे तो नहीं करूंगा। फिर अभी आप देखिए मिडाइवल हिस्ट्री भी पूछते हैं, साउथ इंडिया के डिक्शनरी टर्म भी पूछते हैं। तो ग्राफ एनालिसिस के हिसाब से मत चलो, यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन एवरी प्लेस। और सर हिस्ट्री में तो तीनों मुझे लगता है करके जाना चाहिए बच्चों को, डेफिनेटली, क्योंकि मैं भले ही नहीं पढ़ाता हूँ लेकिन आफ्टर ऑल लर्नर ये कहते हैं ना कि सर मुझे लगा था मिडिवल नहीं आएगा, मैंने पढ़ के नहीं गया तो वहीं से मुझे 3-4 क्वेश्चन आ गए। एंशियंट को उतना मेरा लगता है कि अब जरूरत भी है, तो बैलेंस रखना चाहिए। आपने वो जो ग्राफ बताया था एक लर्निंग और थी सर, पहले वाले जो ग्राफ्स थे ना, कि हम ये जरूर कह रहे हैं कि इसके पहले वाला ही जस्ट, हाँ, अब इनमें ये पुराने वाले लग रहे थे जिसमें काउंटिंग बहुत बड़ी दिख रही थी। अब आगे जैसे आपने थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, जो आपने रिसेंट प्लेसेस इन न्यूज टाइप के दिए थे, बस ये अब जैसे ये आईआर का एग्जांपल है, यहां से आप कभी भी इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते कि कितने क्वेश्चन आएंगे, पर एक जरूर है कि आएंगे। तो आएंगे के हिसाब से आपको एटलीस्ट सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं, ये भी जैसे अब ये पर्सनल न्यूज है तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाओ, क्योंकि यहां से एक चीज निकल के आ रही है कि भाई कुछ तो आ सकता है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ें। और वो एक जो एक पैटर्न और हमने आगे डिस्कस किया कि पेयर वाला क्वेश्चन, मुझे जो पर्सनली ऐसा लगा कि पेयर वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे क्लैरिटी बहुत चलती है। आपको ऊपर से ऊपर ऐसे सब्जेक्ट पढ़ के कुछ होना नहीं है, आपको चीजें एक्चुअल में पता होनी चाहिए। इसके लिए हो सकता है थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा, चीजों को याद भी करना पड़ सकता है कई बार, क्योंकि ये पेयर वाले क्वेश्चन में लिटरली कई बार तुक्के नहीं लग पाते हैं। आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बैठे रहो। तो इसलिए कुछ भी पढ़ो तो थोड़ा कोशिश करो कि लंबे समय तक वो याद रहे आप लोगों को। इसलिए सर मैंने लर्नर का भी फोटो डाला कि जो एक नहीं अब 2 किताब पढ़े वो कड़वी सच चाहिए। तो ये छोटी बुद्धि से अब निकलना पड़ेगा, दैट इज द। अब एग्जाम के 10 दिन बाकी और फिर शॉर्टकट ले वो अलग बात है, आपके पास पूरा साल है तब शॉर्टकट मत लोग, नहीं मैं तो कुछ और नहीं देखूंगा और मध्यकालीन भारत मुझे पसंद नहीं वगैरह। दूसरी एक कड़वी ये भी पता चली हकीकत सोर्स मैपिंग के बाद। सोर्स मैपिंग मतलब कौन सी बुक से क्या सवाल आए। जैसे ये एक प्रश्न था एनवायरमेंट में कि मार्सुपियल नाम की जो जानवर है भारत में नहीं पाते और ग्रासलैंड वगैरह। असल में ये चीज एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की क्लास 12 की किताब है उसमें एवोल्यूशन नाम का चैप्टर, उधर में फोटोग्राफ के साथ दिया कि ये सब मार्सुपियल है, ये सब कांगारू वगैरह, और ये यहाँ पाए जाते हैं वगैरह। तो साइंस, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉल्यूशन, बायोटेक के जो 11-12 की किताबें वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। एटलीस्ट तो मतलब पेजेस पलट लें, जी, थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लें, इमेजेस बेस, मतलब बहुत जरूरी मुझे ऐसा लगता है, और वो इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को समझने में मदद ही करेंगी। तो ये चीज तो ध्यान। और इसमें तो सर हम ये भी कह सकते हैं स्पीशीज वाले तो आते ही हैं, पिछले 3-4 साल से तो आ ही रहे हैं एकदम कुछ। जी सर। तो दिस सिलेक्टिव रीडिंग इज रिक्वायर्ड। अभी मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, ये तो इंग्लिश मीडियम को फेवर करता है, ये तो इंजीनियर को फेवर करता है, एक्सेप्टेड। पर ये कड़वी हकीकत दुनिया में आपको स्वीकार करके आगे बढ़ना, इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। तो फिर मेहनत करनी, ये कड़वी हकीकत है, इधर मेरी सबसे सहानुभूति है, बट इफ यू वांट टू पास द एग्जाम देन यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। तो अब आगे हम एक एक करके सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाएंगे। ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस, हायर डिफेंस, इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम, साइंस टेक, एंड लास्टली पर्सन इन न्यूज एंड स्पोर्ट्स। ये हम कर रहे हैं। शुरुआत करें हम लोग सबके फेवरेट सब्जेक्ट से, और वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कि जिधर सब लोग सोचते हैं कि मैं मास्टर हूँ।
उसमें कुल मिला के सर 3 जात के सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल है रूटीन टाइप के सवाल संविधान के, जो लक्ष्मीकांत से सॉल्व होते हैं और जो सब कर सकते हैं। सही बात। दूसरे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट टाइप के, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। उसके लिए एनसीईआरटी, उसमें भी वो जो 11-12 पॉलिटिकल साइंस, वो सब की थोड़ी समझ आपको चाहिए। तीसरे आते हैं रैंडम बॉम्ब्स, जैसे इस बार पूछा होमगार्ड की कौन अपॉइंटमेंट ये वाले तो क्या काम करते हैं। दिस इज एक्चुअली गिवन इन इंडिया ईयरबुक, उसमें वो कुछ लॉ जस्टिस के हाँ। चैप्टर में दिया है। फिर कुछ आते हैं, अब कुछ समय पहले आप याद करो जब बॉलीवुड में सुशांत सिंह वाला केस हुआ था, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में काफी एक्सप्लेन सीरीज चली कि ये परोल और वो सब चीजें क्या होती हैं, बेल का क्या है, राइट है कि नहीं है। सो उस टाइप के प्रश्न उस टाइप में आए थे। और कुछ होते हैं कि रैंडम बॉम्ब जिसको हमको स्किप करना पड़े, जैसे लास्ट ईयर पूछा कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करता है, जो बुक्स में भी उतना डिटेल में नहीं है। सो व्हेन यू स्पीक अबाउट पॉलिटी गवर्नेंस, इतनी सारी चीजें, इट इज नॉट जस्ट लक्ष्मीकांत, इट इज मच बियॉन्ड दैट। अब अगर हम थोड़ा और उसका ऑब्जर्वेशन निकालें, ये टेबल आप वीडियो पॉज करके आराम से देखना। एक तरफ हमने बनाया है 2023 में कैसे प्रश्न है और पिछले 3 साल में कैसे है, 2020, 21, 22 में। उससे पहले नहीं, जब 2016 का पेपर दे क्या ये वो, उसकी कोई मतलब नहीं। उस जमाने के टॉपर ये वाला पेपर दे तो वो पास होंगे कि नहीं, उनकी वो खुद गारंटी ले सकते हैं कि नहीं, मैं हम नहीं बोल सकता। एनीवेज, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, नॉर्मल और इजी क्वेश्चन जो लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो वो तो आए भाई, एक्सेप्टेड। फिर जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप के प्रश्न आए कि जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, उसके अंदर भी एजुकेटर के खुद के ही चल रहे हैं कि नहीं ये नहीं और ये जवाब होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, राइट। तो दिस रिक्वायर्स एनसीईआरटी वाली समझ आपको होनी चाहिए। थोड़ा उससे और आगे बढ़े, रैंडम बॉम्ब्स। रैंडम बॉम्ब्स में कि अरुणाचल प्रदेश के एमएलए का वोट पावर कितना होता है, फ्लैग कोड में ये वाले साइज का होता है कि नहीं, कोटा एक्ट में वो उसका जवानी या क्या है, होमगार्ड के बारे में पूछा, फेक पुलिस यूनिफॉर्म पहन के आप करते हैं दबंगई तो कौन सा कानून लगता है, प्रिजन मैनेजमेंट किसकी जिम्मेदारी, हेल्थ केयर डिलीवरी किसकी जिम्मेदारी, और उसमें भी थोड़ी बजट की भी समझ चाहिए। और ऐसा नहीं कि उधर ही पूछा, उससे पहले वाले सालों में भी ये आया है कि फ्री लीगल एड मिलता है गरीब को, इतना तो हम पढ़ के जाते थे, पर इनकम लिमिट क्या, मतलब गरीब का मतलब कितने लाख की कमाई होगी तो मुफ्त का आपको वकील मिलेगा सरकारी। से लेके बहुत देवीलाल का इलेक्शन, राइट टू परोल, जुडिशियल कस्टडी, राइट टू सिटी, पेटेंट अटॉर्नी होता है कि नहीं, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, से लेके बहुत कुछ। तो माय पॉइंट इज कि आपको लक्ष्मीकांत तो पढ़नी है बेशक, लेकिन उससे भी बियॉन्ड आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल ये सब जो होता है कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, उसमें उसका कन्फेशन है, उसको एविडेंस मानते हैं कि नहीं, तो ये सब चीजें इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज वगैरह में आती रहती है, जब पुराने जजमेंट कोई होते हैं मैटर के, उसके बारे में, केस के बारे में वो लिखे। फिर आप ये वाला प्रश्न देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है वगैरह, तो ये भी इंडिया ईयरबुक में दिया, या फिर ये करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल में भी कि ये वाले महीने में ये सेलिब्रेट हुआ, तो वो सब पे नजर होनी चाहिए। तीसरा जो हम बात कर रहे थे कि होमगार्ड, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अपॉइंट करती है, उसका काम क्या होता है, बॉर्डर एरिया में अलग जात के होमगार्ड होते हैं कि नहीं, वर्ड बाय वर्ड ये चीज कॉपी की गई है सरकार की इंडिया ईयरबुक के चैप्टर 6 में। आप देखो मैंने हाईलाइट भी किया है, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। दूसरा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडिया ईयरबुक में से ही सब कुछ सॉल्व हो जाता है, कुछ जगह ऐसा होता है कि इट डज नॉट हेल्प फुल्ली। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल फ्लैग के बारे में उनके चैप्टर 3 में सब लिखा है कि उसका रेशियो जो होता है 3:2 की उसकी होती है, लेकिन आप पहला स्टेटमेंट पढ़ना आराम से, ये ऐसा बोलता है कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया का एक स्टैंडर्ड साइज 600 से 400 mm वाला है। अब आप तुक्के मारेंगे तो रेशियो के हिसाब से तो लगे कि हाँ ठीक है 3:2 के हिसाब से होना चाहिए, बट ये यहाँ नहीं दिया। इसके लिए आपको असल में वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पढ़ना पड़े और उसके अंदर पढ़ो कि अच्छा फ्लैग के ये स्टैंडर्ड साइज सरकार ने अनुमति दी है, तो इसमें 600-400 वाला है नहीं, तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो तुक्के गलत हो जाते हैं। तो नहीं पता है तो फिर छोड़ देना चाहिए हर जगह, फिर आपको गैस मास्टरगिरी नहीं करनी चाहिए। तो ये सब कड़वी हकीकत है। अब कुछ लोग इधर ये कहें तुम ये सरकार की नई जो किताब है इंडिया ईयरबुक 2023 या 2024 जो अगले साल आएगी, तो ये तो तुम तो बोलोगे तुम अमेजोन के अंदर तुमको सब बुक सेल के पैसे मिलते हैं वगैरह। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आई एम नॉट सेइंग कि आप ये किताब खरीदो, 1000 पन्नों की किताब है, सारे चैप्टर्स काम के नहीं है, काम के जो चैप्टर्स है तो आप समझो अन अकेडमी भी और बाकी भी सब यूट्यूब और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसके बारे में फ्री समरीज और सीरीज निकालेंगे, आराम से डाउनलोड करके सिलेक्टिवली उसको पढ़ना है, पर पढ़ना है, दैट इज माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। अभी इधर एक दो मीम्स बनाए हैं, एक मूवी थी वान हेल्सिंग, तो उसके अंदर ऐसा है कि ये लोग एक वैम्पायर को या ड्रैकुला को मारने जाते हैं, पर पब्लिक उनको ही कुटाई करने आ जाती है, और फिर ये हीरो का साथी पूछे इज इट ऑलवेज लाइक दिस, तो वो कहता है यस इट इज ऑलवेज लाइक दिस। तो वो बात ऐसी, जैसे ही कोई ये कहे तुमको लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड पढ़ना है, तो जैसे मतलब भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि इसको कूट दो कमेंट सेक्शन में।
पर आप समझो ये जो 14,624 लोग पास हुए प्रीलिम में, तो बाकी जो फेल हुए तो कुछ तो ऐसे होंगे ना कि एक दो सवाल उनके ये निकल जाते कहीं से और वो कर पाते। तो यू हैव टू डू दैट। वो जो मूवी आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तो शोएब क्या बोलता है, रास्ते की परवाह करता है तो मंजिल बुरा मान जाएगी। न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी को देखने बैठा तो लक्ष्मीकांत बुरा मान जाएगा। भाई लक्ष्मीकांत ने आपको थोड़ी कहा कि आप दूसरी चीज मत पढ़ो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोग लक्ष्मीकांत रट के बैठे हैं, सारे यूट्यूब चैनल उसको पेज बाय पेज पढ़ा के बैठे हैं। तो वो तो मतलब मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है। आपको कट ऑफ की रेस में आगे बढ़ना है तो ये जो छोटी छोटी चीजें आई तो सर करना वो करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा, लर्नर्स अभी इतना सब सुन के ना एक एक टेंशन जरूर आ रहा हो कि सर ये इतना एक्स्ट्रा कहाँ से पढ़े। तो आपने एक बात और अच्छी कही है कि तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। अब ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर इतना अपडेट हो जाएगा, टीचर्स अपडेट हो जाएंगे, एजुकेटर्स अपडेट हो जाएंगे, तो एटलीस्ट अब उसमें भी नहीं पढ़ोगे, वही सेम रिसोर्सेज लेके चलोगे तो शायद फिर दिक्कत होने वाली। तो काफी बेहतर एनालिसिस मुझे लगा कि सर हमने यहाँ पर करने का प्रयास किया है। इसके बाद मित्रों अब शुरू होगा ज्योग्राफी और उसके बाद एनवायरमेंट, और इसकी भी एकदम सटीक और डिटेल एनालिसिस हमारे साथ सुदर्शन सर हैं, हम लोग करेंगे। तो मित्रों इस साल की प्रीलिम एग्जाम और पिछले साल की मेंस एग्जाम का एनालिसिस करते हुए ये पता चलता है कि द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज इंक्रीजिंग। पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी स्ट्रक्चर तरीके के साथ, सिस्टमेटिकली। तो ज्यादा ट्रायल एरर में आपको समय बर्बाद नहीं करना है। तो अन अकेडमी आपके लिए अवेलेबल है। लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, चाहे इकोनॉमी मृणाल पटेल, ज्योग्राफी एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट बाय सुदर्शन गुजर सर, हिस्ट्री बाय प्रतीक सर, पॉलिटी बाय डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा सर, एंड मेनी अदर टॉप एजुकेटर्स भी है। लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं, नोट्स 2.0 की डिजिटल एक्सेस है, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, सीसेट की भी कोचिंग इंक्लूडिंग एज पर द लेटेस्ट एग्जाम ट्रेंड, जो भी डिफिकल्टी उसमें बढ़ी है। ये सब जो चीजें इसको हम कहें अगर बेसिक है पैकेज, दैट इज कॉल्ड प्लस पैकेज। उसके ऊपर आपको एडिशनल फीचर्स चाहिए जैसे मेंटरशिप, नोट्स की प्रिंटेड एक्सेस, डेली आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, डेली करंट अफेयर्स का कंटेंट, तो उसको कहते हैं आइकॉनिक एड ऑन। एंड लास्टली ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको जो कोचिंग चाहिए आप अलग से भी अनअकैडमी से उसे ले सकते हैं, या फिर इन सबके साथ अगर आप लेते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बो, और कॉम्बो करने पर मतलब कुछ डिस्काउंट और हो। सो दैट इज द अनअकैडमी। और इससे लर्नर्स को फायदा भी हुआ है। पिछले साल का हम रिजल्ट देखें तो 2022 में करीब 300 से ज्यादा लर्नर्स जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के अलग अलग स्टेज पे हमसे जुड़े थे और उनकी सिलेक्शन आई है। और इससे भी पुराने सालों में और अच्छे अच्छे सिलेक्शन हमने हर साल आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल इंडिया रैंक 2 जागृति अवस्थी जो हमारे प्लस प्रोग्राम की स्टूडेंट्स थे। सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस। इसमें भी जो लोग 2024, 25, 26 की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी जो भी फाउंडेशन के लिए आरंभ शुरुआत हो रही है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और यहाँ पर भी अप टू 50% डिस्काउंट यू कैन गेट, उसके भी सारे कोड्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। देन 2024 के लिए भी आरंभ बैच जो शुरू हो रहा है हिंदी माध्यम के लिए, अलग से लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है विद हिंदी मीडियम एजुकेटर्स। जो लोग इसको इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं तो ईएमआई की भी फैसिलिटी है विद दिस पर्टिकुलर फोन नंबर। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, पॉबेड, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसमें भी अपने पास एक्सपीरियंस टीचर्स की पूरी एक पैनल है अलग अलग माध्यम्स में। तो उन सब का फायदा उठा सकते हैं। सुदर्शन सर आखिर में आप बच्चों को कुछ बताना चाहें? तो सर एक तो यही कहूंगा कि स्टार्टिंग जैसे हमने करी थी कि इस बार के एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए यदि हम लोग दो तरह के लर्नर समझ रहे हैं कि एक ऐसा लर्नर है जिनके पास बहुत समय है, तो आप समय है तो सेल्फ स्टडी में समय लगा रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन आप कुछ भी कर लो एग्जाम का पैटर्न ऐसा हो गया है कि चीजों को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। और कई बार किताबें भले ही कितनी अच्छी हों, क्या बोल रही हों वो हमें एकदम समझ नहीं आता, क्योंकि कई बार किताब का लेवल और हमारा लेवल एकदम मैच कर जाए बहुत कठिन होता है। तो हमें एक सपोर्ट, एक गाइडेंस की जरूरत लगती है। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको फ्री क्लासेस और पेड सब्सक्रिप्शन दोनों की हेल्प मिल जाएगी। तो आप आराम से अपनी सिचुएशन को देखते हुए, अपने समय को देखते हुए आप सब्सक्रिप्शन में ले सकते हो। और ये 50% का जो डिस्काउंट है वो मिल रहा है आपको। एटलीस्ट जो नेक्स्ट ईयर वाले तैयारी करना चाह रहे हैं, समय को पहचानो और जो पेपर्स हैं उनकी स्थिति को समझो और बेहतर लर्निंग पर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये ऑफर 17 जून को एंड भी हो रहा है, सो इसका बेनिफिट लें। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो 2024 प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब तक हमने एक जनरल ऑब्जर्वेशन और पॉलिटी सब्जेक्ट की तैयारी देखी। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। मित्रों ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, पेपर का क्या ट्रेंड था, उसके लिए हमारे साथ परिचय की वैसे जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी सुदर्शन गुजर सर हैं। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों के अंदर एक बड़ा नाम,
अनअकैडमी के मतलब सारे कैटेगरी के सारे टीचर्स का हम जमा करें तो मेरे ख्याल से 600 प्लस वॉच मिनट्स, और इधर तो सब फॉलोवर्स हैं करीब 3 लाख, 3.5 लाख से ज्यादा, वो सब अनअकैडमी पे। सेपरेटली अपने यूट्यूब चैनल पे भी उन्होंने करीब 1.5 लाख उनके फॉलोवर सब्सक्राइबर हो रहे हैं। यूट्यूब की तरफ से सिल्वर बटन अवार्ड भी मिला है, वो सब सर ने इधर लिखा नहीं। इनको परफेक्ट प्रेजेंस अवार्ड भी मिला है आने के, मतलब कोई क्लास रिशेड्यूल नहीं, टाइम पे सब क्लासेस होते रहे, आपकी पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं है, भले घर में कुछ जो भी चल रहा हो, कुछ भी इशू हो, हेल्थ अच्छी ना हो वगैरह, बट सर ऑलवेज ट्राइज की क्लास अपने नियमित होते रहे। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रीलिम्स और मेंस, इन सब के लिए सर की सीरीज चलते रहती है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं बेस्ट, नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो भी सर के बहुत सारे फ्री सीरीज, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल क्लासेस, वो आप देखें तो भी आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। सर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। अब यहाँ पर सर, मैं तो अब तक समझता था कि ज्योग्राफी मतलब 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिकल, इंडियन, वर्ल्ड, लेकिन अभी ऐसी फील आ रही है पिछले 3 साल से कि मिनरल ज्योग्राफी अलग, मैप्स इन न्यूज अलग, ऐसे 2 और सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो मतलब कैसे खत्म करेंगे? तो सर नो डाउट यूपीएससी ने इस बार हमें बहुत आश्चर्यजनक मतलब चीजें दी हैं क्वेश्चन के रूप में, लेकिन मैं फिर कहूंगा कुछ भी हो जाए आपको इसका साथ छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये आपको एक्चुअल में सिखाती है, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी। कोई भी लर्नर पेस में हो, आपने 100 बार क्वेश्चन देख लियो, कुछ भी कर लो आप, आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा एक बार। मान लो कि मैं आज भी कह रहा हूं कि अगले साल भले ही एक भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन आप एनवायरमेंट समझ ही नहीं पाओगे, क्लाइमेट को कभी समझ ही नहीं पाओगे बिना इसके। तो ये बेस है। कई बार जरूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन आए तो मैं पढ़ूंगा, ये तो हम अभी से इतनी देर से यही चर्चा कर रहे थे कि एटलीस्ट कई बार आपको बाकी सब्जेक्ट प्रिपरेशन आसान हो जाएगी आपकी, इसलिए सब्जेक्ट पढ़ें। तो फिजिकल पढ़ें। इंडिया को कई बार यदि आप सक्षम है तो डायरेक्ट रैंडम शुरू ना करें, इंडिया की रिवर पढ़ना शुरू कर दिया, आधा अधूरा पढ़ा छोड़ दिया, कभी क्वेश्चन सही नहीं होंगे उससे। एक सीक्वेंस से पढ़े, पहले समझे ज्योग्राफी क्या है, फिर इंडिया पे आए, लगे तो आप वर्ल्ड मैप पहले पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। रही बात सर 4th और 5th की, तो ऐसे तुक्के मेरे कभी लगते नहीं और ना मैंने कभी ऐसा कहा है, लेकिन पता नहीं इस बार क्या एक थॉट था कि मिनरल्स को ठीक से एक बार और बता दिया जाए एटलीस्ट। और इस बार ही ऐसा हुआ कि रिसोर्स बेस्ड चीजें पूछ ली यूपीएससी ने कि कहां मिलता है बताओ, मतलब क्लैरिटी चाहिए कि कोबाल्ट जैसी चीजें, निकल जैसे, मतलब पुराने एग्जाम में कि कहां मिलता है, मतलब आप ऊपर ऊपर नॉलेज में काम ही नहीं बनेगा। तो मैंने एक आध हफ्ते पहले पूरी मिनरल की हैंडबुक बनाई थी, आपने भी मुझे सजेस्ट किया था कि इसको पीपीटी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो ताकि बच्चे थोड़े से और प्रिंट आउट निकाल पाए। तो वो अब जिन लर्नर्स ने देखा था उनके लगभग तीनों सवाल सही हो गए थे, जो इस बार गोल्ड का था, कोबाल्ट वगैरह इनका था। लेकिन अब उन्हीं बच्चों से मैं कहूंगा कि ये जो समस्या थी, मानता हूं मैं लास्ट ईयर तक, लेकिन अब वो यूट्यूब पे है ये वीडियो, इसको देख के आप कम से कम अपडेट हो सकते हो। सोर्स इसका जेन्युइन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हमारी इंडिया ईयर बुक जो आती है मिनरल्स वाली, उसका एक रिसोर्स है मेरा, मतलब और वर्ल्ड के रिसोर्सेज के लिए मैंने जो यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे वहां से काम किया, तो वहां के सब मैंने डेटा लिया है। और मैप्स के लिए तो वर्ल्ड मैप की सीरीज मेरे हिसाब से काम हो जाएगा, प्लेसेस इन न्यूज से भी आए हैं सब चीजें, तो कुछ काम मेरा रहेगा कि मैं आसान कर ही दूंगा, और इस साल में पूरा सपोर्ट रहेगा। ये सारी चीजें सब मैं कवर करूंगा, आपका सिर्फ काम है पढ़ लो और रिवाइज कर लो, आना होगा तो वहीं से आएगा, नहीं तो फिर सर सबका ही नुकसान होना है जो होगा। हाँ मतलब हाँ वो ऐसी चीज होगी कि उसको स्किप ही कर देना पड़ेगा। हाँ, फिर वो है, मतलब प्रयास ही हम कर पाएंगे, ऐसा है। बाकी सर अगर कुछ प्रश्न हम देखें हाँ तो ट्रेडिशनल प्रिपरेशन सोर्सेज, जैसे ये पूछा जैकफ्रूट, महुआ, टीक, डेसिडियस, तो एनसीईआरटी क्लास 11 से सब सॉल्व हो सकता था। बिल्कुल। फिर ये कुछ था वाटर वाटर वेपर, इसमें सर 2-3 चीजें मैं बताऊंगा। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ बेसिक सवाल आएंगे, तो कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी तो जो है आपको एक बार वो जो मैं कह रहा था फिजिकल ज्योग्राफी तैयार करनी पड़ेगी। हाँ, ये जो चैप्टर है इसमें इंसोलेशन यदि आपको नहीं पता है, इंफ्रारेड नहीं पता है, तो आपसे कभी नहीं बनेगा। और ये कब सीखोगे, जब आप क्लाइमेटोलॉजी का बेसिक पढ़ते हो तभी आता है ये सब, कि शॉर्ट वेव क्या होती है, लॉन्ग वेव क्या होती है। अब यदि आप ऊपर ऊपर पढ़ लोगे कि भैया ट्रोपोस्फियर होता है, मीजोस्फियर होता है, ये लेयर होती है, यहाँ से रेडियो वेव्स आती हैं और यहाँ आए, फिर कुछ नहीं होना। जब तक नॉर्मल लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे, ठीक से नहीं पढ़ोगे, तब तक। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप कहीं से पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे और सब्जेक्ट को जीना पड़ेगा। ज्योग्राफी को तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अनअकैडमी पे मान लीजिए आप नहीं है सक्षम, तो भी आप फ्री क्लासेस से मेरा बेनिफिट सर ले सकते हैं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि बच्चों को थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि 1-1.5 घंटे क्लास हो पाती है, तो कम से कम 3-4 महीने तक तो कम, अब कहीं तो थोड़ा बहुत आपको मतलब समय जो है एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी की स्पेशल क्लासेस में ये सारी चीजें हुई हैं कई बार, तो एटलीस्ट आप इसका मतलब कुछ चीजें सेल्फ स्टडी में नहीं हो पाएंगी, इसलिए आप शिक्षक का सहारा ले लो भैया, मेरे हिसाब से। सर फिर ये प्रश्न आया, स्पेसिफिक हीट ऑफ
वाटर एंड लैंड, और ये तो मतलब देख फिजिक्स में मिला है। 11 फिजिक्स, तो ये क्या बिल्कुल। आफ्टर ऑल लोग भले ही कुछ कहें ह्यूमैनिटी का बोले, लेकिन मुझे ज्योग्राफी में अभी भी आज बोलूंगा तो ज्योग्राफी भी अपने आप में एक साइंस है सर। मतलब एटलीस्ट फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट अपने आप में साइंस का ही सब्जेक्ट मानता हूं मैं। एंड नो डाउट ये टॉपिक जब हम लोग एक्चुअल में ह्यूमिडिटी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, हिंदी में सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता सामर्थ्य, ये जब कोई कॉन्सेप्ट इतना डीपली पढ़ता है, जो कि एनसीईआरटी में वर्ड्स यूज कर ली हैं बस समझाया नहीं है, लेकिन एक शिक्षक के नाते हमें पढ़ाना पड़ता है, तो यदि किसी ने पढ़ा होगा उस लेवल का तो बनेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन को देख के हमेशा ही लगेगा कि अरे ये तो बाहर से आ गया क्वेश्चन, पर एक्चुअल में सिलेबस का पार्ट है सर ऐसा। जी सर। अब जैसे ये एक प्रश्न पोर्ट्स के बारे में हम नॉर्मल जो पढ़ के जाते थे उसके बियॉन्ड की लार्जेस्ट कौन सा है, प्राइवेटली ओन कौन सा, कंपनी के रूप में कौन सा रजिस्टर हुआ, तो असल में ये सब इंडिया ईयरबुक सरकारी जो है उसके अंदर से वर्ड बाय वर्ड उसने उठाए, मुंद्रा के बारे में, कामराजार पोर्ट के बारे में कि ये ओनली कॉर्पोरेट पोर्ट अमंग द मेजर पोर्ट्स। बिल्कुल। तो सर इसमें भी सर मतलब मैं तो खुद ही बोलूंगा कि मैंने सिर्फ पोर्ट्स ही पढ़ाए थे, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि कौन पहला है कौन क्या है। अब इसमें कुछ लर्नर के अपने बुद्धि पे भी था डिपेंड कि किसी को या तो सपना आ गया होगा या फिर किसी ने बुद्धि लगाई होगी कि ट्रेड हैंडलिंग जेएनपीटी में बहुत होती है, उसके हिसाब से तो विशाखापट्टनम एलिमिनेट कर सकते थे। अब वो वहां पर जिसका बुद्धि का विवेक चल गया होगा। तो कई बार मैं भी इतना डीप में नहीं गया, सिर्फ मैंने ऊपर पोर्ट्स पढ़ा दिए थे, एक आइडिया दे दिया था मैपिंग में। लेकिन हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो इस तरह की किताबें रखनी पड़ेगी। लेकिन एक बात, एक गौर और करने वाली बात है, कोई अलग से फॉरेन के सोर्स लाने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास सरकारी मसाला जो है उसी पे बस थोड़ा हम फोकस करेंगे बिना कोई ज्यादा ट्रेंड एनालिसिस करके, तो मेरे हिसाब से सब सही हो सकता है। बिल्कुल सही बताया सर आपने। और मैंने आगे जो शुरुआत में भी कहा कि इसको आपको खुद से खरीदनी नहीं है, हाँ मतलब तो समरी वगैरह। सर इसमें एक राय और दूंगा, मतलब मैं कभी पढ़ा करता था ऐसा, वो किताब काफी बल्कि 1000 ज्यादा पेजेस है, तो मैं तो क्या करता था उसका मैंने आधे एक घंटे में पूरे टुकड़े टुकड़े कर लिए थे यूनिट वाइज। अब जैसे एग्रीकल्चर है तो मैं अपनी कभी लाइफ साइकिल में एग्रीकल्चर तो पढ़ूंगा ही, तो वो छोटी सी बुकलेट साथ में रख ली, छोड़ दो इंडिया बुक को, सिर्फ वो बुकलेट। अब मान लीजिए मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो पॉलिटी का सेक्शन अपने पास ही रख लिया, तो जब आप लक्ष्मीकांत इतनी पढ़ सकते हो तो उसी टाइम आप 15-20-40 पेज तो एक साथ देखोगे तो हमेशा बुरा लगता है वो, तो उसको तोड़ने का काम मतलब कर सकते हैं लर्नर। यस सर, दैट इज आल्सो वे टू गो अबाउट। अच्छा सर, अब प्रश्न इधर ये है कि मान लीजिए अर्थक्वेक एज अ टॉपिक, भूकंप क्लास 7 एनसीईआरटी में भी है, 11 में भी है, जीसी लियोंग में भी है, एनसीईआरटी की अलग टेस्ट सीरीज चल रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पे मेंस पेपर 3 में भी है। तो यही करता रहता आदमी के 15 दिन तो इसी में चले। सो हाउ एग्जैक्टली टू फिनिश दिस सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी? ठीक है, मैं सर यहाँ मतलब जो लर्नर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी बताऊंगा। देखो क्या है, एनसीईआरटी ने पहली बात तो अपने हिसाब से बुक नहीं बनाई कि जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करेगा उसको, उसके लिए मैं बना रहा हूँ। ये एक्चुअल में बुक उन बच्चों के लिए कि आज 7th क्लास का जितनी बुद्धि की क्षमता होती है उतना ही देगा वो वोल्केनो में, आगे फिर उसको 9th में देना पड़ेगा, फिर आगे 11th में देना पड़ेगा। तो अब तो हम ग्रेजुएट हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, चैप्टर वाइज हम पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी। आपको मान लो सारी चीजें पढ़नी है, तो वोल्केनो आप पढ़ रहे तो पहले तो सारी एनसीईआरटी के आप प्रिंट आउट निकालो इंडेक्स वाले चैप्टर की, कौन कौन से चैप्टर हैं, तो आपको कॉमन लगता है तो कॉमन से पढ़ लो। ये तो उन लोगों के लिए जिनके पास खूब समय है, जिनको सेल्फ स्टडी करना है। नहीं तो आज का टाइम ऐसा है कि आप डायरेक्ट एक टीचर के, जैसे मान लो मेरी स्पेशल क्लास चल रही, तो अब वोल्केनो मेरा एक ही चैप्टर आप पढ़ लो तो ये सब एनसीईआरटी सब कवर हो जाएंगे। लेकिन अब आपको नहीं पढ़ना है, नहीं है चेहरा पसंद की मैं तो इनकी क्लास में नहीं आऊंगा, तो फिर भैया आप करिए, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाइए। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें। मतलब ये तो असल में चीज ऐसी कि कोचिंग का क्या फायदा है, तो ऐसी अपनी जो समय बहुत ज्यादा जाता है उन चीजों को कॉम्प्रेस और स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ा सके। हैविंग सेड दैट, ऐसा भी नहीं कि सब टीचर्स में इतना प्रोफेशनलिज्म और वो चीज होती है, पर जो लोग शिखर तक पहुंचे हैं तो उनको खुद भी अपना जो प्रोफेशनलिज्म है उसके चलते काम होता है। और मैंने आपको बताया, आप अफोर्ड न कर सके तो भी सुदर्शन सर के बहुत सारे फ्री क्लास की मेरी स्पेशल क्लास में आना चाहिए सर, वो उसमें आप बैठिए, आपके ये ऐसी तो मतलब बहुत सारी चीज खत्म हो जाएगी, उसका अलग से बहुत टाइम आपका बच। मतलब ये ज्योग्राफी को पढ़ने लायक हो जाएंगे सर। मतलब कई बार हमें समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि बेसिक ही नहीं पता होगी, तो एटलीस्ट आप कर सकते हैं। तो एक तो रास्ता मतलब ये हो सकता है, आप कोई अच्छा कोर्स, चाहे पेड है फ्री है, यूट्यूब सीरीज है, उसको आप देखिए जो एक एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको समझा रहा है। या फिर आप खुद से इंटेलिजेंट इनफ हैं तो आप ये कर सकते हैं टॉप डाउन अप्रोच की, क्लास 12 11 ऐसा करते करते जाइए, फिर अगर क्लास 6 तक देखना पड़े तो देखिए, अदरवाइज उसको छोड़ सके, ऐसा कुछ आपको जुगाड़ निकालना पड़े। लेकिन कड़वी दवा तो है कि पढ़ाई तो पहले से ज्यादा करनी पड़ेगी। सही बात। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। पर्यावरण की हम अगर बात करें, जू में चलते हैं सर। कम से कम 1/5 ऑफ द पेपर, मतलब 100 में से 20 सवाल कम से कम आते हैं, उससे तो ज्यादा ही आते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम देखें तो एक तो उसमें एग्रीकल्चर इरिगेशन को भी मैं इधर ही डाल रहा हूँ,
कि इस बार वो चाइना के साथ इरिगेटेड लैंड का कंपैरिजन किया, ग्राउंड वाटर का सब डेटा मांगा। और इससे पहले वाले सालों में भी ऐसा सब पूछा है, वाटर क्रेडिट और नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट और मीथेन पॉल्यूशन प्लांट से होता है। एनर्जी के अंदर ये सब पावर प्लांट और फर्नेस ऑयल, लार्जेस्ट सोलर पार्क वगैरह कुछ आया। फ्लोरा फोना में तो मतलब कि मचा के रख दिया है। मार्शलैंड से लेके वो नॉक्टर्नल एनिमल्स, हनी भी, ओरांगुटान किधर से खाना खाते हैं जी। फिर ये तो मैं पूरी लिस्ट ही नहीं पढ़ रहा, आप वीडियो पॉज करके आराम से देखना। इतने सब प्रजाति के बारे में पूछा, कम्युनिटी रिजर्व्स और नेशनल पार्क और बहुत कुछ। तो सर अब कैसे करें? कैसे करें? अब एक तो लोग ये बोलते हैं, खासकर ये जो मतलब कुछ टीचर्स हैं, कि यूपीएससी इज आस्किंग थिंग्स अराउंड यू, आपके आसपास, और आईक्यू ने ईक्यू टेस्ट करता है। और ये मतलब वो स्टिक से वो ओरांगुटान खाना खाता है, तो ये तो आपने ज्योग्राफी देखा होगा। तो मेरा ये कहना है, अब स्क्विरल घोंसला बनाते कि नहीं, वो आपने आईसी3 देखा, उसमें गिलहरी होती है, वो ऐसा करती वैसा कर। बट माय क्वेश्चन टू यू सुदर्शन सर इज, जो मतलब खाते पीते घर के बच्चे हैं, अच्छे स्कूलों से पढ़े हैं, जो ऐसा सब चैनल वगैरह देखते हैं, किताबें मैगजीन उनके घर में होते हैं, दे कैन अफोर्ड टू डू इट। गरीब घर के बच्चे ऐसा सब किधर ज्योग्राफी चैनल का, मतलब डिस्कवरी चैनल का सब्सक्रिप्शन लेके देखते हो। तो यहाँ एक सबसे बेसिक चीज मैं बताऊंगा सर। हम पहली वाली स्लाइड से शुरू करते हैं जरा। इस तरह की चीजें मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये आश्चर्य नहीं है, हमेशा आया है। और हर साल भारत सरकार एग्रीकल्चर की रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट्स निकालती हैं, और उन रिपोर्ट्स की मदद में ये चीज कंपैरिजन करके कई बार बताती है। होता क्या है, बेसिक सोर्सेस को फॉलो करते करते ये कभी हमें आइडिया नहीं आता कि इनको भी हमें पढ़ना चाहिए। जैसे इस बार एग्रीकल्चर का एक वीडियो मैंने जब बनाया था, तो उसमें कुछ चीजें मैंने डाटा दिया भी था। हालांकि जैसे ऐसे मिलेट्स का भी मैंने बहुत डिटेल बनाया, क्वेश्चन नहीं आया, पर कभी मेंस में भी आएगा तो आपको काम आ जाएगा। तो मेरा मतलब यह है कि आपको मान लीजिए, लेट से सपोज मैं आज 20 क्वेश्चन मान के चल रहा हूं, और आप अभी हमने आगे स्लाइड्स में देखा बड़े अतरंगी से सवाल कि बिना जू जाए होंगे नहीं, तो और मैं जू तो जा नहीं सकता, आज तक मैं भी नहीं गया, हो सकता है ऐसे बहुत होंगे कि नहीं जा रहे हैं, या मान लीजिए उतने हमारे पास सोर्सेज नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे हमें 7-8 क्वेश्चन हमेशा ही मिलेंगे, और मैं कहता हूं आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब क्या करें, तो इसके गुणगान गा के मैं काम करता हूं, 12 क्वेश्चंस को खराब कर लेता हूं जो हमेशा आते हैं, लाइक पोल्यूशन वाले। तो पोल्यूशन के बारे में यदि हम लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन में किससे कौन सा पोल्यूशन होता है, कौन सी इंडस्ट्री से, ये जब क्वेश्चन आते हैं तो क्यों ना मैं सब छोड़ के पहले इन पे फोकस कर लूं। तो इन्वायरमेंट की एक बुरी बात यह है कि बड़े अजीब से सवाल आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि कुछ थीम्स रिपीट होती हैं। थीम्स क्वेश्चन है, थीम्स, तो पहले उनको मैं कर लूं। और नो सर, मतलब 4-5 चीजें जो हैं वो नो डाउट हमेशा मिलेंगी। इसका ये इलाज है कि आप नो डाउट फॉलो करते रहो मुझे साल भर। मेरा प्रयास ये रहेगा कि जितनी इंफॉर्मेशन जहां से निकाल सकता हूं मैं अपना समय दूंगा, आप अपना समय मत खराब करो, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे सिर्फ एक ही काम करना है सर, रिसर्च का। बच्चों को तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने, वैसे भी टाइम नहीं होगा। तो ये जो अतरंगी सवाल है, मैं प्रयास करूंगा क्या अपन और बेहतर कर सकते हैं। अब प्रयास ही कर सकते हैं इस टाइम पीरियड पे, नहीं तो आपको बाकी के जो रिमेनिंग 10-12 सवाल में उन पे फोकस करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये है। बिल्कुल सर, और कट ऑफ तो वैसे भी इट इज नॉट 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स। हाँ, मतलब वही, तो उस पे इतनी लेफ्ट राइट अब इसमें जैसे ये वाले जो हम बात कर रहे थे, इससे रिलेटेड कुछ जो चीजें होंगी मैं कोशिश करूंगा, या इसके आसपास और क्या हो सकता है, और मान लो कोई नई नई चीजें निकलेंगी तो वो सब मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे बढ़िया काम है कि आप जो बाकी बेसिक है उन पे भी फोकस करें, जैसे कम्युनिटी रिजर्व, नेशनल पार्क, इस तरह के आते हैं सवाल। अच्छा, कई बार सर इस बार ये भी हुआ कि नेशनल पार्क का आगे हम देखें क्वेश्चन आया ही नहीं, एक एनालिसिस है, आपने स्लाइड में भी दिया हुआ है। अब नेशनल पार्क का एनालिसिस नहीं आया, लेकिन नेशनल पार्क के दौरान जब हम स्पीशीज पढ़ते हैं तो वहां से ये बहुत सारी चीजें निकल के आ गई थी, तो बच्चों को वो वाली इनडायरेक्टली हेल्प करी। तो कई बार चीजें डायरेक्ट नहीं आती, कई बार हमें इनडायरेक्टली काम आ जाए, तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये गोल्डन जो महशीर फिश वगैरह जो थी, ये सब नेशनल पार्क की स्पीशीज में डिस्कस हुए हैं। अब तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस हो जाएंगी, स्वैम्प डियर वगैरह। हाँ, लेकिन अब इसमें भी सोचो कि एज इट इज वही का वही स्लाइड का आ जाए कि कब रात में जगती है कि दिन में जगती है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। थोड़ा सा उस टाइम बुद्धि तो लगानी पड़ेगी, और इसमें मैं कहता हूं कि घबरा के मत जाओ कभी भी पेपर में, तो और बुद्धि की क्षमता खत्म हो जाती है सोचने। और मित्रों, कुछ तो ऐसे प्रश्न है कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के विद्यार्थियों को चेक करने के लिए भी है कि अब जैसे सीलोन फ्रॉग माउथ वो बर्ड है कि क्या है, एंड सो मेनी। तो ये तो एक फ्लोरा फोना की बात थी। अब फिर ये भी सर ऐसे जो प्रश्न बिहेवियर ऑफ, इसमें मैं बस लर्नर को एक में बस यही कहूंगा कि आप बेफिक्र रहो, मतलब खुश रहो और पढ़ाई करो। मेरा काम है, मैं सब रिसर्च करके दूंगा आपको, बट बात यह है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब टेंशन फ्री रहो आप बस। और कुछ कड़वी दवाइयों में हाँ, ये था कि इसका एक इलाज और है
कि अपने आसपास की लर्निंग जो है, आसपास जो बेसिक किताबें यार उनको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। जैसे बायो की किताबें हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला जो पार्ट 11-12, अब तक क्या होता था, हम एनसीईआरटी ह्यूमैनिटी के आसपास रहते थे, लेकिन पिछले कुछ 2-3 सालों में ये जरूर दिख रहा है कि और तुम्हारे पास कौन कौन सी किताबें एनसीईआरटी की, सब पे जाना पड़ेगा एक बार। तो पेजेस पलट लो, देखो, ऑब्जर्वेशन करके जाओ, मतलब वो भी जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। जी, जैसे मार्सुपियल का क्वेश्चन जो क्लास 12 बायोलॉजी बुक में सब ये डायरेक्ट दिया है। सर आगे बढ़ते हैं तो एनवायरनमेंट में और भी जो अलग किस्म के प्रश्न आते हैं। जैसे ये कह रहा था सर मैं, जी। इनके सवाल आते हैं हमेशा। अब अपने को थीम पकड़ में आ गई, चलो मान लो अगली बार नहीं आया, लेट्स सपोज 0, पर मुझे पढ़ना चाहिए अभी भी, क्योंकि आप कुछ भी ट्रेंड देख लो, कुछ भी, ये एक टॉपिक ही हो गया, ये सिलेबस का पार्ट है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। जी सर। और इसका एक तरीका और बताऊंगा, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप कुछ मत करो, हर दिन एक इंडस्ट्री उठा लो, वो खूब कर लो रिसर्च। मान लो आपको नहीं करना, पेड कोर्स नहीं लेना, कुछ नहीं, तो आप 1-1, 4-4 घंटे हर इंडस्ट्री में बिताना पड़ेगा, और सब पूरे पोल्यूटेंट लिखो, फिर उनको याद करो, और नहीं तो फिर क्लास में आओ, पोलिंग के आनंद लो और तुरंत याद करो। जी सर। सो ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉल्यूशन ये भी एक फेवरेट जॉनर रहा है एनवायरनमेंट क्वेश्चंस का। हालांकि सर मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि इस साल जो एनवायरनमेंट का क्वेश्चन पिछले सालों के मुकाबले थोड़ा सा इजी ठीक था, मतलब बच्चे कर पा रहे थे। जी। ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही, और उसका यही रीजन था कि जिन लर्नर्स ने ये थीम्स पकड़ ली थी कि भाई 20 पे मत ध्यान दो, 12 पे तो ध्यान दो, तो 12 के लिए जो पढ़ के गए थे उनसे कन्वर्ट हो रहे थे क्वेश्चन। जैसे पहले पूछते मैग्नेटाइट पार्टिकल पॉल्यूशन जो बुक में ये शायद तो है, हाँ, इस बार तो मर्क्यूरी मर्क्यूरी पॉल्यूशन पूछा। ये दिया है। फिर ये वाइल्ड लाइफ पार्क में से कौन सी नदी गुजर के जाती है, इस बार ये से नहीं कुछ- आया। अब हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि अपन ने बहुत अच्छी सीरीज पढ़ा दी, यूपीएससी वालों ने कहा कि चलो देख के आओ यूट्यूब पे कौन से टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छा नेशनल पार्क बहुत पढ़ा, दो ही मत, ठीक है। तो ठीक है, अब इस बार क्या होगा, लर्नर कमेंट करेंगे कि अरे सर का पढ़ाया हो, नेशनल पार्क का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, चलो मत पढ़ो, ठीक है 2 साल बाद फिर आ जाएगा, फिर वापस देखना। इसलिए जो सिलेबस में है उस पर भरोसा रखो, यूट्यूब की कमेंट्स पे मत जाओ ज्यादा। जी। फिर जो पहले इस बार तो नाम सुने हो शायद प्रजातियों के, कि स्क्वारल है, चिंपांजी है, पहले तो कुछ ऐसा लेटिन और आल्गी फंगी सब पूछते थे कि मिल नहीं रहा पर था। सर इनका कोई भरोसा नहीं, मैं कह रहा हूँ वो फिर से बायोलॉजी वाली 11-12 की केमिस्ट्री सब ले आएंगे वो एक बार, मुझे जी 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 हाँ, हमेशा अनप्रिडिक्टेबल। मित्रों इसमें एक और भी चीज, अंग्रेजी में एक कहावत है, वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर, मतलब कोई एक बार कोई तुक्का चल गया तो हर बार चले वो काम का नहीं। फॉर एग्जाम्पल आज से कुछ साल पहले ये किताब थी एसेंशियल ऑफ इकोलॉजी, वो कॉलिन टाउनसीड और ऐसे सब फॉरेन ऑथर्स ने ली थी, 10,000 रुपए की किताब आती। अब कुछ ऐसा हो रहा था उसमें से वर्ड बाय वर्ड कुछ क्वेश्चन निकले हो ऐसा दिखता था, लेकिन वो टाइम चला गया। पिछले 2 साल का अगर हम सब उसका सोर्स मैपिंग करें और खासकर इस साल का, तो इसमें से कोई ऐसा प्रश्न एक्सक्लूसिवली सॉल्व नहीं हो रहा है कि जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में न दिया हो। तो ऐसी सब किताबों में और मतलब मैं पैसा और टाइम स्पेंड करूं या इसकी कोई सीरीज आती हो देखने बैठूं, वो एडवाइजेबल नहीं होगा। फिर तो जू जाना पड़ता है सर। जी सर। फिर एक और भी चीज है कि पुराने पेपर क्यों सॉल्व करने चाहिए बार बार। फॉर एग्जाम्पल 2021 में एक प्रश्न था कि आपको वर्णन दिया था कि इस टाइप का जंगल है और इसके अंदर मतलब जो जमीन है उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, और उसका कुछ जवाब होता था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इस साल जो प्रश्न है उसमें स्टेटमेंट 1 ऐसा है कि सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो ये तो खुद ही गलत हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल के हिसाब से हमने इतना तो पढ़ लिया कि भाई इस जमीन में तो इतना पोषक द्रव्य नहीं है। तो अगर ये गलत है तो अजर्शन रीजनिंग में आप जानते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग तो डी ऑप्शन हो जाए वगैरह। तो मॉक टेस्ट के पीछे घूमने की जगह थोड़ा हाँ, भी। और ये एनसीईआरटी में भी लिए हुए ये कॉन्सेप्ट्स हैं प्रॉपर, मतलब 11वीं के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे हम लोग, तो ट्रॉपिकल रीजन सब, इक्वेटोरियल रीजन जब समझाया जाता है तो वो बताते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है आज भी पेपर को देख के 50-60% है जो आता है वहां से, और 40% का करीब चेंजेस हुआ है, तो इस पे मैं फोकस करूंगा। तो अब इस बार ये हुआ है कि इसमें से बच्चों ने गलत करे हैं कई बार, जो प्रीलिम्स नहीं हुआ, ये तो छोड़ ही दो। तो मतलब ये है कि जो आ रहा है उसको तो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहिए, बेसिक कहानी है। करेक्ट सर। हाँ पर वो सब आप जानते हैं यूट्यूब गेस्ट मास्टर गिरी। हाँ, और सर उसी पेपर को यदि आप 20 दिन बाद देखोगे तो लगेगा ठीक है, वो जो ऑरा होता है ना उस टाइम, तो वो कुछ अलग ही हम लोग रणनीति बना लेते हैं दिमाग में। अच्छा सर, मुझे एनवायरनमेंट के प्रिपरेशन सोर्सेज के बारे में ये पूछना था कि सामान्य रूप से जो लोग एडवाइस करते हैं, एक तो एनसीईआरटी के ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री की क्लास 11 की किताब से, क्लास 11-12 की बायोलॉजी के सिलेक्टिव चैप्टर्स, फिर एनआईओएस से पढ़ो, फिर न्यूज़पेपर, मंथली पीडीएफ, फिर शंकर आईएएस वगैरह। हालांकि शंकर आईएएस का पहले जितना कुछ स्ट्राइक रेट अब दिखता नहीं, तो ये सब देखते हो मतलब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, कौन सी किताबें हैं, क्या करना है। सर मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले जो पेपर्स आ रहे हैं या जो भी चीज आ रही है उसकी थीम्स पहचाननी पड़ेंगी, और थीम वाइज चीजों को पढ़ो। मेरे हिसाब से पोल्यूशन है तो बेस्ट पोल्यूशन हो सकता है कि आप थोड़ा इंटरनेट और करंट अफेयर से निकालो, क्योंकि कई बार आप मर्क्यूरी पोल्यूशन हुआ, जब इनके आर्टिकल्स आते हैं तो उसमें दिया रहता है कि क्या क्या चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से अभी भी आज भी मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है।
द रीजन इज कल को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नहीं होगी तो वो जो किताब है उसमें वो कोई काम की नहीं रहा। नया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का कुछ आना होगा तो वहीं से आएगा, नई मीटिंग का आएगा। तो बुक कई बार एनवायरमेंट की ज्यादा काम नहीं कर पाती है, इसलिए थोड़ा इस पे ध्यान देना। और इसी के लिए यूट्यूब पर मैंने वीकली शुरू किया है कि लर्नर आप, क्योंकि हिंदी मीडियम के लर्नर बड़े परेशान कि मैं द हिंदू से पढ़ूं, इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ूं, कहां से पढ़ूं। आप कुछ मत करो, वीकली वाला जो मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको, वहां से आप पढ़ें, इसमें सब चीज कवर करिए। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने आप थोड़ा सा निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। रही बात पोल्यूशन की, तो आप एक एक पोल्यूशन भी उठा के अपना खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, इंटरनेट बहुत अच्छा सोर्स है। हाँ, ये जरूर पढ़ना पड़ेगा ताकि एक स्टैटिक पोर्शन आपका बेहतर हो जाए। तो ये बेहतर है मेरे हिसाब से, थोड़ा इस पे फोकस करना है। टीचर की सहायता लोगे तो ज्यादा बेनिफिट है, याद रख पाओगे ज्यादा दिन। मतलब मित्रों की एनसीईआरटी और वो फाउंडेशन तो करना है। हाँ, करंट अफेयर्स में सुदर्शन सर अपनी सीरीज शुरू कर रहे हैं, और बाकी आप खुद से भी रिसर्च वगैरह से बना सकते हैं। और उसके अलावा भी एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके प्रीलिम और मेंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज सर के अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी एनवायरनमेंट की। सर का जो लाइव क्लास जो लेते हैं अनअकैडमी पर, उनकी भी कुछ खास बात है कि बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर करवाए जाए, डाउट रेजोल्यूशन की पूरी रेज अ हैंड फीचर है, प्रीलिम और मेंस के सब टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डाउट क्लियरिंग के सेशन रहते हैं। और तो इसमें सर जैसे अभी हम लोग क्या करते थे कि क्यूईपी के थ्रू मेंस आंसर राइटिंग कराई है, साल में मैंने एक आध कोर्स मेंस आंसर राइटिंग का करा दिया। अब मेरा प्रयास है कि थ्रू आउट जैसे क्लास चलती है उसमें भी मैं थोड़ा कराने वाला हूँ, थोड़ा बदलाव है मतलब, या कह सकते हो कि ऐसा डेवलपमेंट मेरी क्लास में जो और लर्नर को बेनिफिट करेगा। क्वेश्चन प्रीलिम्स में अपने ऐप के थ्रू हो ही जाते हैं। अब मुझे ऐसा लगा कि 50-60% लोग बच्चे कर लेते थे, पर क्या होता था 30-40% नहीं करते थे। तो अब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ क्वेश्चन शीट्स के फॉर्म में दूं कि भाई करना है, मैं चेक करूंगा। तो थोड़ा सा आप इन क्लासेस की मदद से एक रेगुलरिटी में भी आ जाएंगे ऐसा। डेफिनेटली सर, और ये सब की मदद से इट विल मेक योर प्रिपरेशन मोर डिसिप्लिन। बिल्कुल। तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए और तैयारी का क्या रुख होना चाहिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम लोग देख रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की रणनीति। अब तक हम लोगों ने ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, ये सब सब्जेक्ट देखे। आगे बढ़ते इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, पर्सन इन न्यूज, स्पोर्ट्स, ये सब देखना है। स्टार्टिंग विथ इंटरनेशनल रिलेशन, जिसकी चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रतीक सर। तो सबसे पहले हम लोग देखें इंटरनेशनल रिलेशन में मित्रों कुल मिला के 4 जात के सवाल आते हैं। पहला कुछ है ऑर्गेनाइजेशन से न्यूज, जैसे G20 है, शंघाई कोऑपरेशन में भारत उसका मेंबर है कि नहीं। दूसरा आता है एग्रीमेंट्स, जैसे अरब पीस इनिशिएटिव, आलमा आटा, पोलर कोड वगैरह। कुछ बार ये होता है ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें इंडिया सीधा इन्वॉल्व नहीं है, कुछ बाहर की चीज हमको पूछते हैं। तीसरे आते हैं पर्सन, माफ कीजिए, प्लेसेस इन न्यूज, मैप्स इन न्यूज, खासकर नेगेटिव न्यूज में जो रहे हो कि सूडान में बहुत ज्यादा फेमाइन या अकाल हो गया था वगैरह पूछा जाए। यूक्रेन जो जहां पर वॉर चल रहा है तो उसके आसपास कौन से पड़ोसी देश है, ऐसा सब पूछे। एंड लास्टली डिफेंस। हालांकि डिफेंस हर साल नहीं पूछते, कुछ बार की ये वाला मिसाइल, ये वाला वेपन, ये वाला मिलिट्री ज्वाइंट एक्सरसाइज वगैरह आता है। अब यहाँ पर प्रिपरेशन सोर्सेज के हिसाब से हम लोग देखें तो सबसे पहले आपको जो फाउंडेशन बनानी है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत और पूरे विश्व में क्या चल रहा था, उसके लिए एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उससे आप अपनी समझ को बेहतर कर सकते हैं, वोकेबुलरी बनाने में मदद करेगा। फिर इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी नोट्स, लेक्चर सीरीज या बुक्स आप यूज कर रहे हैं। एंड लास्टली करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, मंथली पीडीएफ वगैरह तो चलता ही। अब यहाँ पर आईआर डिफेंस के अंदर बात ऐसी हो रही है कि जब हम प्रीलिम्स की और मेंस की कंपैरिजन करें, देखिए मेंस के सिलेबस में स्पेसिफिक बोला है कि आईआर अग्रीमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट्स, भारत के हितों को जो असर करता हो तो पूछते हैं, वरना उसके बारे में नहीं पूछेंगे। लेकिन जो प्रीलिम के अंदर पूछ रहे हैं तो इवन इफ इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व तो भी पूछे ऐसे टॉपिक्स की जहां भारत का सीधा बहुत लेना देना ना हो, जैसे यूएसए और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के बारे में डेप्थ में पूछ लिया, या स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन के बारे में पूछा। फिर एक पूछा ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ माइग्रेशन, और उसका जवाब में भी कौन सा सही है, उसमें सब एजुकेटर के भी अपने ओपिनियन डिफर कर रहे हैं। सो देयर वर सम ऑड क्वेश्चंस, पर हमको याद रखना है कट ऑफ इज नेवर 200 आउट ऑफ 200। तो ऐसा देख के मैं ऐसा सब अतरंगी सबका पीएचडी करने बैठूंगा, इट विल नॉट गिव यू अ प्रॉपर रिजल्ट। फिर ये छोटी बुद्धि से काम मत करो कि देखो ये मिसाइल के बारे में 2018 में पूछा, फिर नहीं पूछा तो नहीं करूंगा, तो 2023 में अब पूछ लिया। तो हर एक जगह अगर आप फिर ऐसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ढूंढने जाए कि देखो बुद्धिज्म, जैनिज्म की तरह हर साल सवाल नहीं आ रहा है तो मैं तो ये टॉपिक ही नहीं पढ़ूंगा, तो भाई पेपर आपको कोरा ही छोड़ के आना पड़े। तो अभी आपके पास समय है, सभी जगह पर आप जितना हो सके तैयारी करें। जहां तक वोकेबुलरी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो इंडियन एक्सप्रेस में वो सी राजा मोहन की कॉलम सीरीज आती है, वो भी आप देख सकते हैं। अब हालांकि उसको
कम से कम 3-4 महीने पढ़ो तो ज्ञान मिल जाएगा। पूरी जिंदगी भी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप समझिए एक हद के बाद तो वापस उसके मुद्दे रिपीट होने हैं कि अमेरिका चाइना वगैरह में क्या चल रहा है। सो लाइक दैट ऑल्सो यू कैन डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हम देख रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिफेंस देखा। नाउ वी मूव टू द बिग टॉपिक, दैट इज हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की चर्चा के लिए, ट्रेंड एनालिसिस और स्ट्रेटेजी के लिए मैं स्वागत करता हूं प्रतीक सर का। वैसे परिचय देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी टॉप एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, 1,31,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स। यूट्यूब पर भी इनकी सब जो वीडियो सीरीज चली है लाखों में उनकी सब क्यूमुलेटिव व्यूज बनते हैं। जो हिस्ट्री सब्जेक्ट, जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट दोनों के लिए सर पढ़ाते हैं, आप उसका फायदा उठाइए। एंड इवन इफ यू कैन नॉट अफोर्ड, या आपने कहीं और कुछ ज्वाइन कर लिया है, तो भी सर के बहुत सारे फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पेशल क्लासेस। सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एट अनअकैडमी, टेक बेनिफिट ऑफ इट। नेट पे सिर्फ सर्च करो प्रतीक नायक अनअकैडमी, प्रोफाइल मिल जाएगी, सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो प्रतीक सर, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि यूजुअली 3 जात के सवाल होने चाहिए, इजी, मीडियम, टफ, लेकिन हिस्ट्री मुझे लगता है 2 ही जात के सवाल है, इजी और बाउंसर, और इजी बहुत कम हो गए हैं। अब ये देखिए, इस पे आपको क्या कहना है? सर 2-3 प्रकार की चीजें हैं। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री में से जो सवाल आ रहे हैं वो आजकल बहुत टफ आ रहे हैं कंपेयर टू द एंशिएंट हिस्ट्री, जहां से अटेम्प्टेबल हो सकता है। मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी कम हो गई है। अगर 3 आएगा तो 3 में से 2 आपको टफ कर देगा, 1 इजी कर देगा। एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। आर्ट एंड कल्चर में बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हो गया, टेम्पल आर्किटेक्चर के रिलेटेड हो गया है, बुक्स के नाम पूछ रहा है, कल्चर के रिलेटेड पूछ रहा है, फॉरेन ऑथर्स के नाम पूछ रहा है। जैसे आप देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से पिछले 2 बार में, मतलब 2020-21 के आसपास का जो पीरियड था, उसमें एक रखमाबाई केस और देशर कथा का सवाल आ गया। अब देशर कथा एक ऐसा टॉपिक है, दिस इज नॉट गिवन इन एनी स्टैंडर्ड बुक्स, सिवाय के इशिता दुबे बनर्जी की एक कैम्ब्रिज पब्लिकेशन की बुक है। अब वो ऑप्शनल के लिए बच्चों को कभी कभी मैं रेकमेंड कर देता हूँ कि हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो देख सकते हो, बट इसके सिवा तो कहीं और आपको मिलेगा नहीं। रखमाबाई केस इज गिवन इनटू प्लासीडू पार्टीशन बुक, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्या हम लोग ये बुक को पढ़ेंगे, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री प्लासीडू पार्टीशन इज वेरी हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड इट आउट। वैसी ही कहानी यहाँ पे है कि पोर्चुगीज नूनीस करके एक राइटर आया था समवेयर इन द 1540s इन द विजयनगर। उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया स्त्रियों के बारे में। ओके, अब वुमेन एज अ सोसाइटी का जो थीम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे एंशिएंट इंडिया में हो गया। पिछले साल क्वेश्चन आ गया था कि वुमेन के स्लेवरी राइट्स क्या होने चाहिए, तो आप देखिए मिताक्षर सिस्टम भी टॉपिक है, वो भी वुमेन को राइट्स को लेके है। तो यूपीएससी ये कह रहा है कि भाई देखो, हम तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में स्त्रियों की दशा, दुर्दशा और अच्छी दशा कैसे हो रही है उसके बारे में किसने क्या ऑब्जर्व किया है, राइटिंग किया है, वो पता होना चाहिए। तो इसमें हमको थीम पकड़नी होगी सोशल इश्यूज के ऊपर, एंशिएंट इंडिया के सोशल इश्यूज, मिडिवल इंडिया के सोशल इश्यूज, और उसमें किस किस ऑथर्स ने, किस किस राइटर्स ने, फॉरेन ट्रैवलर्स ने क्या ऑब्जर्व किया है, वो हमको एक तो लिखना है। तो इस प्रकार के सवाल बहुत आए हैं फॉरेन ट्रैवलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर साल आता रहता है, बाहर की कोई व्यक्ति ने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की उसके ऊपर। वैसे ही सर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 2023 के अंदर भी, 2022 में भी आया था कि कल्हाधरन क्या है। अब कुलाधरन किसी को नहीं पता, ये सैयद टोपी पहना करते थे एक प्रकार की, यूपीएससी ने भी टोपी पहना दी। बट देन द इशू इज ओवर हियर सर ओनली सर, है ना, कि भाई एक ऐसे सवाल के लिए दिस इज गिवन इन वीडी महाजन बुक, जो हिस्ट्री ऑप्शनल में आज से 10 साल पहले बच्चे पढ़ा करता थे, आज तो वो भी बुक नहीं पढ़ा कर रहे। अब क्या उसके कारण के हमको हिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक ही छोड़ देना चाहिए? तो वैसा नहीं है। मैं कहूंगा कि स्टैंडर्ड सोर्सेस को पकड़ के चलो। हिस्ट्री में आउट ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार 13 क्वेश्चन थे, पिछले साल 16 थे, उसके अगले साल 21 थे। हर साल 2-3 क्वेश्चन बाउंसर होंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस अगर कॉम्प्रिहेंसिव अगर आपने तैयारी की हो तो अटेम्प्टेबल हो जाते हैं। तो इसमें कहने की बात यही है, जैसे आप ये कह रहे हो वत्ता किरुतल, तो इस बार आया था वत्ता किरुतल 2023 की प्रीलिम्स के अंदर की ये क्या था। अब संगम लिटरेचर के ऊपर से आया, 2022 में भी संगम लिटरेचर के ऊपर से सवाल आ चुका था। तो यूपीएससी रिपीट करता है संगम लिटरेचर पर, कंसेप्ट अलग पूछ दिया। पिछले साल पूछा था कि संगम लिटरेचर में लोग मैजिकल फोर्सेस को इरेशनल मानते थे कि नहीं मानते थे, ऐसा स्टेटमेंट था। इस बार सीधा सीधा कीवर्ड पूछ दिया। अब जिसको पता होगा उसको पता होगा, नहीं पता होगा वो क्या करेगा सर। एंड ऑल्सो एम आई करेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग कि इस बार फ्रीडम स्ट्रगल का कुछ खास था नहीं, और हाँ, स्पेक्ट्रम की 2023 में सर ये हुआ कि 2 से 3 क्वेश्चन आए मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर से, और उसको लेके काफी हंगामा हो गया, और बच्चे कह रहे हैं कि देखो अब तो मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम सब इरेलेवेंट हो गया। पर उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री 50 मार्क का मेंस में भी आता है या 40 मार्क का मेंस में भी आता है। तो आप इस बेसिस के रूप में ऐसा एनालिसिस कर दोगे कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री में 2 ही सवाल आए हैं और वेटेज कम हो गया तो हमें छोड़ देंगे, तो प्रॉब्लम ये है कि सर मॉडर्न हिस्ट्री अब स्पेक्ट्रम से भी देखोगे
तो एक सवाल आया था स्वदेशी मूवमेंट पर 7 अगस्त 1905 के दिन शुरू हुआ, वो तो समझ में आया, पर उसी दिन नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, ये कहीं पे कोई बुक में नहीं दिया है एक्सेप्ट दी करंट अफेयर्स के अंदर कुछ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कुछ डिक्लेरेशन हुआ था और ईयरबुक के साथ लिंकेज किया था। तो हिस्ट्री और स्टैटिक का लिंकेज आ रहा है सर। क्वेश्चंस 13-14 है पर बहुत डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, और वो आपने कहा ना कि इजी वाला जो पोर्शन है वो 2-3 हो गया, बाकी के 10 टफ आ गए हैं सर। अच्छा प्रतीक सर, अगर अब इन सब के अंदर एक तो मुझे ये भी पाता हूँ कि जो सब गेस्ट मास्टर थे यूट्यूब के, यूपीएससी ने उनकी कमर तोड़ दी है। अब बाकी सब लोग कुछ बोले नहीं बोले, डिप्लोमेट रहे, मैं तो खुल के बोलूंगा और उनकी, क्योंकि मेरा ये मानना है मेहनती आदमी पास होना चाहिए। ये सब टोटकेबाज जो पढ़ाते हैं बिना पढ़े आप पास हो सकते हैं और इसलिए मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, तो ये सब पूरी चीज ही, ये पूरी अपनी पीढ़ी को, यूथ पॉपुलेशन को बर्बाद कर देगी, काम चोरी। अब देखिए ये प्रश्न कि 64 योगिनी टेम्पल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करें। अब सेकंड स्टेटमेंट आप देखो, द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया, तो ये सब गेस्ट मास्टर क्या बोलते हैं, अच्छा ये तो एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट है इसलिए ये तो गलत होगा, ओनली आ गया इसके लिए। हाँ। हाँ। तो मतलब उस हिसाब से तुम डिलीट करो, तो ए बी और डी चला गया, तो जवाब आपका हो जाएगा सी 1 और 4। राइट। तो ये टोटके चलते थे पास्ट टेंस, अब नहीं चलेंगे क्योंकि सर इसका आंसर तो 1 और 2 आ रहा है। अगर इसकी रियलिटी में हम लोग देखेंगे तो द आंसर, क्योंकि इसके अंदर एक पॉपुलर बिलीफ इस तरह से भी आया है कि भाई ओनली सर्किल, सॉरी इसका 1 और 4 ही आएगा, बट ये टोटकेबाजी का जो आपने बताया ना उसमें ये प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हर बार ये सही नहीं होगा, क्योंकि मनियार मठ करके एक जगह ही उसके अंदर भी हमको सर्कुलर टेम्पल मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इस बार तो कैसे यूपीएससी ने कमर तोड़ी है, देखिए चेस ओलंपियाड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करो। पहला बोलता है इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड हेल्ड इन इंडिया, तो गेस्ट मास्टर क्या बोलते हैं कि नहीं ये तो एक्टिव वर्ड के हिसाब से गलत होना चाहिए, हालांकि ये सही स्टेटमेंट है कि पहली बार भारत में हुआ था। तो ये सब शॉर्टकट्स आप ना लीजिए, दैट इज माई एडवाइस। हालांकि सर अब इनकी कमर तोड़ के चलने के चक्कर में जो निर्दोष हैं वो भी इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड का भी सब कुचले जा रहे हैं। जैसे ये सब प्रश्न पूछा, इसको कैसे सॉल्व कर सकता है सर? इसमें रियलिटी ये है कि मैंने कहा कि हिस्ट्री में से हर साल अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2-3 ऐसे होंगे जो मार्क्स से आएंगे। एक टीचर के रूप में मैं भी कह रहा हूँ कि आपको स्किप कर देना चाहिए रेदर देन अटेम्प्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके ना, आपके पास क्योंकि सर 4 ऑथर अलग अलग पीरियड से, इसमें एलिमिनेशन भी नहीं चल रहा है। मिलिंद पन्हो एक अननोन ऑथर के द्वारा लिखा गया था जिसमें नागसेन और मिनेंडर करके एक बुद्धिस्ट राजा थे, इनके बीच में डिस्कशंस था, पर यहाँ नागार्जुन दे दिया है। नागार्जुन ने तो माध्यमिक करिका करके बुक लिखी थी। हमीर महाकाव्य किसी को नहीं पता। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था, ये पता था। बट देखिए सर, ये दोनों आने के बावजूद भी आई एम नॉट श्योर एज अ टीचर कि 2 और 4 किसने लिखे थे। खैर, अब मुझे पता है कि नयन चंद सूरी के द्वारा हमीर महाकाव्य लिखा गया और नीति व्याख्या अमृता सोमदेव सूरी के द्वारा लिखा गया। मजे की बात सर ये है कि सोमदेव सूरी की एक और किताब है जिसका नाम है कथा सरित सागर, वो मुझे पता थी और मैं इस तरह से अज्यूम कर रहा था कि इसका आंसर 1 आना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा और पढ़ा तो पता चला सोमदेव सूरी करके एक और ऑथर है जिन्होंने नीति व्याख्या अमृत किया। अब मैं आपको बता रहा हूं सर, इसका राइट आंसर 2 ओनली भी आ सकता है और 1 ओनली भी आ सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये भी गलत है सर। 2 सोमदेव सूरी के इतिहास के अंदर मैं कौन सा सोमदेव सूरी को सही मानूं? एक सोमदेव सूरी कश्मीर का राजा है सर। देयर इज वन अ किंग कॉल्ड एज सोमदेव सूरी फ्रॉम कश्मीर, ही रोट अ बुक कॉल्ड एज कथा सरित सागर। देयर इज वन मोर सोमदेव सूरी belonging to 14th and 15th centuries who wrote a Jain book called as नीति व्याख्या अमृत, है ना, it's a book on ethics। अब इसको कौन सी तरह से सही माने, तो मैं तो दूसरे के साथ कंपेयर कर दूंगा। तो ये तो सर बड़ी ओपन एंडेड बातें हो गई है सर। ओके, ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, मैं सर ही बोल रहा हूँ, वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा सर। ओके। अच्छा सर, एक और चीज मुझे पूछनी थी। हाँ। ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे ये वत्ता पुरीतल क्या है, हाँ, वत्ता और वो पुरीतल। किंग सुसाइड करता है, और मतलब हाँ। ऐसे सारे क्वेश्चन, ये कोई उपिंदर सिंह नाम की किताब है उसमें से सर कुछ आजकल आपने कहा ये यूट्यूब की टोटकेबाजी चल रही है सर, इतनी मोटी किताब है सर, 1000 पेज से ज्यादा। हाँ। अब देखिए, बुक को मैं मतलब ऐसा नहीं कर रहा हूँ, डीमीन कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री ऑप्शनल का टीचर हूँ। ये बुक मैं ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के रेकमेंड करता हूँ। उसमें भी मैं बताता हूँ कि इसको कैसे पढ़ना है, इसमें से कैसे सिलेक्टिव इन्फ्रेंसेस निकालना है, क्योंकि बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसके अंदर जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी रेलेवेंट नहीं होती है। हमको इसमें से कुछ चीजें हमको एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए। अब क्या 2 या 3 क्वेश्चन के लिए पहली बार कोई बच्चा पढ़ेगा एंशिएंट हिस्ट्री या कल्चर का पॉइंट ऑफ व्यू से एंशिएंट इंडिया के, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट से उसको मतलब है ना वो हो जाएगा, घिन आ जाएगी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बुक क्या आप रेलेवेंट मानते हो? तो मैं तो नहीं मानता हूं सर। ओके, इसके सामने मैं ये कहूंगा कि आप बेसिकली टीचर्स के साथ अलाइन हो जाइए, क्योंकि एक टीचर के रूप में यही टॉपिक्स को मैंने करवाने की सर कोशिश की थी इन माय अनएकेडमिक क्लासेस। ओके, तो ये सवाल है, ये सवाल को वत्ता किरुतल क्या है इसके रिलेटेड मैंने डिस्कस किया था कि भाई एक राजा है
एक सुसाइड कमिट करता है जब वो हार जाता है अगेंस्ट दुश्मन या उसके जो ओपोनेंट किंग है। अब इसकी पूरी स्टोरी यहाँ पे बताई गई है सर, है ना, यहाँ डिस्कशन किया जा रहा है बच्चों के साथ कि भाई हुआ क्या था कि एक लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ वेनी, जिसमें जो सामने वाला राजा था वो हार गया, चोलास और इनके सामने हुई थी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो किंग है उसको रिचुअल सुसाइड करनी पड़ी सर। ओके, अब मजे की बात यह है कि इसमें रिचुअल सुसाइड राजा अकेला नहीं करता है, नेक्स्ट टाइम आपको यहां से सवाल आ जाएगा, इसके अंदर राजा के नजदीकी लोग थे वो भी सुसाइड कर देते थे। तो वंस यू लूज अ बैटल, तो इस प्रकार की प्रैक्टिसेस आपको कहां से पता चलेगी, और इसको लेके मतलब इसका जो कॉस्ट बेनिफिट है वो मेरे हिसाब से बच्चों को बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर, है ना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और ये बुक को लेके फिर ठीक नहीं है आरओआई इस हिसाब से आप देखा जाए तो। फिर ये कुछ एनसीईआरटी से सवाल सॉल्व हो सकता है कि कौन थे आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये रॉबर्ट इलियट और राइट राइट राइट, वॉल्टर इलियट। हाँ, तो सर इसमें यही प्रॉब्लम है कि ये करंट अफेयर्स के साथ लिंकअप था, क्योंकि रॉबर्ट सिविल और अलेक्जेंडर री के बारे में डिस्कशंस हो रहा था। ये डिस्कशंस करंट अफेयर्स के अंदर मैंने भी करवाया था, बहुत सारी न्यूज़पेपर्स के अंदर भी डिस्कशंस हो, तो उसके पीछे का कारण ये है कि आज के दक्षिण भारत के अंदर खास करके वहां पे सतवाहना पीरियड की एक्सकेवेशन चल रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, and it was discussed even with respect to this part in the plus classes and also in my YouTube videos जो मैंने यहाँ पे कराए थे सर रिवीजन के अंदर से। ओके, तो कहने की बात ये है कि कभी कभी बच्चे क्या है कि एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते। इस बार सर ऐसा हुआ कि करीबन 4 से 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर से आ गए, और दूसरी कहानी इसके अंदर हमें ये भी देखने को मिली कि एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो सर, ठीक है, तो भी आप अच्छी तरह से अटेंड कर पाओगे इफ यू हैव गॉट the dynamics and if you can understand the nature of the questions that are being asked। ये वाला सवाल था कि अलेक्जेंडर रीड और इन सब का कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन हिस्ट्री को लेके सर। ओके, अब आप देखिए कि देवर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, इसके बारे में एनसीईआरटी ने तो वॉल्टर इलियट की कहानी है, ये मैंने क्लास के अंदर भी कराई थी एनसीईआरटी के अंदर, बट देन वी विल सी कि मैंने यहाँ करंट अफेयर्स के अंदर भी इसको डिस्कस किया था कि कोडावली करके एक जगह है, वहां पे बुद्धिस्ट स्तूप का एक्सकेवेशन है, तो ये अलेक्जेंडर री और रॉबर्ट सिवल का नाम यहाँ पे भी आया था। कहने की बात यह है कि दिस वाज गिवन इन इंडियन एक्सप्रेस। अब बच्चों को बैकवर्ड लिंकेजेस लानी पड़ेगी, बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ हिस्ट्री के करंट टॉपिक्स के साथ उसको लिंकअप करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग करना है, तब जाके उनको समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम पूछ देगा कोडावली कहाँ पे आया, तो इट इज लोकेटेड इन काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश रीजन। तो इस प्रकार के सर सवाल आ रहे हैं सर। तो अब कुल मिला के सर प्रश्न तो ये भी होता है कि अच्छा ये सब देख के एनसीईआरटी भी पढ़ो, फिर तमिलनाडु की बुक भी पढ़ो, नितिन सिंघानिया भी पढ़ो, उपिंदर सिंह पढ़ो आर्ट कल्चर के लिए, स्पेक्ट्रम भी पढ़ो, लेकिन उसमें से कुछ खास आ नहीं रहा है। मेंस के लिए फिर अलग कुछ लोग बोलते हैं कि बिपिन चंद्र पढ़ो, कुछ लोग बोलते हैं प्लासी टू पार्टीशन पढ़ो। तो एक विद्यार्थी कितना इनमें से पढ़े और कितना सब याद रखे, हाउ टू गो अबाउट? सर अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सेल्फ स्टडी करने में हिस्ट्री जैसा वास्ट सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स मेंस दोनों को इकट्ठा कर दे, तो सेल्फ स्टडी करने में मल्टीपल सोर्सेज तो आप एक को रिफर करना ही पड़ेगा। अब मल्टीपल सोर्सेज में मैं ये नहीं कहूंगा कि उपिंदर सिंह के ऊपर 100% रिलाई कीजिए, क्योंकि उसके कॉस्ट बेनिफिट कम है। तमिलनाडु से कंसेप्ट ले लो आप एटलीस्ट। ओके, नितिन सिंघानिया साहब की किताब से 1-2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, पर 2 क्वेश्चन के लिए फिर आपको और कहीं जाना है, नहीं जाना है, उसमें आपको रिकॉल होगा कि नहीं होगा। जिस प्रकार के सवाल आ रहे हैं उसमें मैं तो यही कहूंगा कि यू गो टू अ टीचर, यू गो टू अ इंस्टीट्यूशन, यू ट्रस्ट योर टीचर, जैसे हम यहाँ पे कराते हैं। तो मैं उतनी श्योरिटी दे रहा हूँ कि क्लास में जब डिस्कशन किया होगा ऐसे टॉपिक्स का, वत्ता किरुतल का, रॉबर्ट सिवल का, अलेक्जेंडर री का, तो कुछ कुछ सर वर्बल मेमोरी रह जाती है, कुछ कुछ मैं कहूंगा कि फोटोग्राफिक पिक्टोग्राफिक मेमोरी, तो उससे बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आजकल सर क्वेश्चंस बहुत ही अलग प्रकार के हो गए हैं, 14-13 क्वेश्चन 2-3 तो आ ही नहीं रहे हैं, 11-12 अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, वो भी 5-6 सोर्सेज से करने पड़ेंगे, तब जाके आप कर पाओगे। और स्टैंडर्ड सोर्सेज में अवेलेबल है पर बड़ा स्केटर्ड है सर। तो मित्रों ये एक तरीका है, मतलब किताबों से तो पढ़ ही सकते हैं, बट इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते हैं तो सर की जो बातें सुनी होती है, स्लाइड्स में सब देखा हो कहानियां, तो याद रख सकते हो। अच्छा सर, फिर भी क्योंकि बच्चों की काफी फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी इन तमिलनाडु, तो आप बोल रहे हैं दोनों पढ़ने चाहिए, न्यू एनसीईआरटी प्लस तमिलनाडु कर देना चाहिए। नितिन सिंघानिया पढ़ना चाहिए? नितिन सिंघानिया के लिए सर 2 क्वेश्चन आते हैं। अब मेरा कैसा है कि भाई प्रीलिम्स में 2 आएंगे, पर मेंस के अंदर भक्ति सूफी मूवमेंट से वहां से सवाल हो रहा है, आर्किटेक्चर से सवाल निकल के आ रहा है, पर एनालिटिकल सवाल है, सीधे सीधे तो नहीं मिल देंगे हमको, बट एटलीस्ट एक बेस बनाने के लिए थोड़ा बहुत कर सकते हो, क्योंकि इस बार 2 आए, पर 2-3 साल के बाद अगर कल्चर का पोर्शन बढ़ जाएगा तो 5-6 सवाल वहां से निकल जाएंगे सर। पर सर अब वो तो ऐसी बात है कि मैं किंडल में उसको डाउनलोड करके सर्च करूँ कोई टर्म और मिल जाए, तो मैं तो किताब बेचने के लिए तो स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, बच्चे को कितना याद रहेगा? अब बच्चे को मैं तो वही इसके लिए तो कह रहा हूँ कि बेसिकली दे शुड मॉडिफाई द वे ऑफ लर्निंग रेदर देन
क्रैमिंग फ्रॉम द बुक्स, क्योंकि बुक में से याद भी नहीं रह पाएगा। पर जैसे कोई उसने क्लास कर दिया, हमारे स्पेशल क्लासेस कर दिया, मैं कहूँगा यूट्यूब के रिसोर्सेज देख ले एक बार, कि डांस के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर डिटेल उसकी थियरी दी गई है, तो उस तरह से करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। समरी अवेलेबल है नितिन सिंघानिया की, इनफैक्ट मैंने कराई है 1 आध साल पहले, तो एटलीस्ट वो देख ले तो कम से कम दिमाग में थोड़ा फिट तो हो जाएगा सर। स्पेक्ट्रम को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? स्पेक्ट्रम सर बड़ा मतलब डाइसी है, मैं कहूंगा कि मॉडर्न के लिए कोई और सोर्स अवेलेबल अच्छा है नहीं, स्पेक्ट्रम या और भी उसकी ऐसी रेफरेंस बुक है। अब पूरी तरह से इग्नोर करने का मतलब है कि ये तो आप सुसाइड कर रहे हो, क्योंकि 40 मार्क का मेंस में आएगा तब क्या करोगे, हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बढ़ोगे तो क्या करोगे। तो सवाल ये है कि रेदर देन लीविंग इट आउट, यू लर्न द हिस्ट्री, यू ट्राई टू कनेक्ट द लिंकेजेस, क्योंकि ये ब्रॉडर टर्म में यूज होगा आपको मेंस के एग्जाम में, क्योंकि इंटीग्रेटेड तैयारी करेंगे तो लाभ हो जाएगा सर। और ये इनका क्या हिसाब है, बिपिन चंद्रा सर प्लासी टू पार्टीशन मतलब बड़ी एडवांस लेवल की बुक है, वो ऑथर सेंट्रिक बुक है, उसमें हिस्टोग्राफी आती है, क्योंकि शेखर बंदोपाध्याय ने कोट एक लाइन में बिपिन चंद्रा को किया होगा, दूसरी लाइन में सुमित सरकार को किया होगा, तीसरी लाइन में उन्होंने जादूनाथ सरकार को कोट कर दिया होगा। अब बच्चे को पता ही नहीं है कि ये ऑथर्स कौन कौन है। तो सवाल ये है कि आपकी जब स्पेक्ट्रम हो जाती है और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, अगर आप ऑप्शनल लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो प्लासी टू पार्टीशन करिए। मित्रों, तो प्रतीक सर ने हमें सब बताया कि कैसे आप इन सब चीजों में बढ़ सकते हैं। हालांकि ये जो भी चीजें तमिलनाडु एंड एनसीईआरटी वगैरह की समरी सर ने यूट्यूब लेट्स क्रैक चैनल पे भी पढ़ा है। सर के बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लासेस भी चलते हैं, आप उनका फायदा उठा सकते हैं। अदर देन दैट कॉम्प्रिहेंसिवली आपको हिस्ट्री की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, जनरल स्टडीज वाले के लिए, या इवन फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो प्रतीक सर के कोर्सेज अनअकैडमी पे उपलब्ध हैं, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। उसके भी सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज यू सिंपली सर्च प्रतीक नायक अनअकैडमी ऑन गूगल, तो पहला पेज जो मिले वो सर का प्रोफाइल पेज। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। तो इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर बात ऐसी है कि कुल मिलाकर इकोनॉमी को मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहला पिलर मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। दूसरा पिलर बजट, टैक्सेशन, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, ब्लैक मनी, ये सब। तीसरा पिलर इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह। चौथा पिलर है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उसमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, उन सबको कंबाइन किया तो जितना प्रोडक्शन हुआ, भारत का जीडीपी, माल जब महंगा हो जाता है हम कहते हैं इन्फ्लेशन है, लोगों की नौकरी चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये सब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। फिर आए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, बिजली, पानी, सड़क, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एयरपोर्ट्स वगैरह। एंड लास्टली छठा पिलर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पॉवर्टी, हेल्थ, हंगर के इश्यूज। अब इसमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, तो जैसे पिलर 1 से वो सेंट्रल बैंक, डिजिटल करेंसी और स्विफ्ट का मैसेजिंग सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह। फिर पिलर 3 में से पूछा स्टरीलाइजेशन क्या है, एक्सपोर्ट के अंदर कुछ प्रश्न आए। सेकंड पिलर से 15 फाइनेंस कमीशन की फॉर्मूला के बारे में पूछा, वगैरह वगैरह। तो पूरा पेपर आप देखिए, सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। अब इसके बाद मैंने ये किया, जो कहते हैं कि थोड़ा पिछले कुल मिलाकर 4 साल जो 4 प्रीलिम्स हुए, उसमें ये सारे 6 पिलर में से कौन कौन से टॉपिक में से प्रश्न आए, और ब्लैक सेल का मतलब है उस साल उस टॉपिक में से कोई प्रश्न नहीं आया। तो अब देखिए, जैसे पिलर 1 जहां मैं कहता हूं डिजिटल पेमेंट, बिटकॉइन वगैरह, इस साल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में पूछा। पिछले साल पूछा था नॉन फंजिबल टोकन्स, 2021 में कुछ नहीं पूछा था। फिर पूछा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो यानी ये एक ऐसी चीज है जो थोड़ा यूपीएससी एग्जामिनर को पसंद आ गया है, स्वाद आ गया है, तो इस पे अपनी नजर रहनी चाहिए। उसी तरह बाकी सब जगह पर मैंने दिया है, आप आराम से वीडियो पॉज करके देखना, अदरवाइज इसकी स्लाइड की डाउनलोड कॉपी भी हम नीचे डाल देंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि छोटी बुद्धि से काम मत करो, छोटी बुद्धि से काम मत करो। फॉर एग्जाम्पल कि आप देखो पिलर 1D इंश्योरेंस, तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली आप देख रहे हैं ब्लैक सेल, मतलब इधर नहीं पूछा, 2022 में नहीं पूछा, 2021 में नहीं पूछा, उससे पहले वाले साल में पूछा साइबर इंश्योरेंस। तब छोटी बुद्धि से काम करे, अच्छा इसको स्किप कर देते हैं। अब ऐसे स्किप करने के चक्कर में देखिए कहां पर तकलीफ आई। लुक एट दिस पिलर नंबर 5 एंड 6। इधर आप देखो 2020 में कुछ प्रश्न नहीं है, 2021 में कुछ प्रश्न नहीं आए, तो लोग छोटी बुद्धि अपनाते हैं कि अब तो इसको तैयारी नहीं करना है। लेकिन फिर सीधा आप देखो, ये अपना लेटेस्ट वाली एग्जाम में प्राइवेट पोर्ट मुंद्रा के बारे में पूछा, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स के बारे में पूछा। उसी तरह आप पाए कि 2 साल पहले तक ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सरकारी योजना के बारे में नहीं पूछा, अब सीधा इधर 2 प्रश्न पूछ लिए, जननी सुरक्षा योजना और एनीमिया मुक्त भारत। सो माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सभी पिलर्स को आप अच्छी तरीके से तैयार करें। इसमें शॉर्टकट्स निकालने मत बैठो कि क्या पूछ रहे हो, ट्रेंड एनालिसिस क्या है। सोर्सेज की बात हम करें तो अनअकैडमी पे मेरे क्लासेस वगैरह चलते हैं। इफ यू कैन नॉट ज्वाइन देम फॉर एनी रीजन, तो कुछ दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, खुद से पढ़ाई करनी हो, बहुत सिंपल है। फाउंडेशन के लिए आप तमिलनाडु या महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन बोर्ड की क्लास 11-12 की बुक डाउनलोड करके आराम से पढ़ो, उन्होंने बहुत आसानी से सब थियरी समझाई है।
उसके बाद आपको वोकेबुलरी और मीन्स वाली वोकेबुलरी बेहतर करनी है तो एनसीईआरटी क्लास 11 इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो, इकोनॉमिक सर्वे के सब इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वगैरह आप देखो, योजना कुरुक्षेत्र के प्रीफेस देखो, और उसके बाद करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है पिछले 2 साल का करेंगे तो अपने आप बहुत सारा आपका पुराने वर्षों का भी कवर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए जीएसटी आया 2017 में, लेकिन अभी पिछले 2 साल का करंट करेंगे तो कभी तो आएगा जीएसटी में ये अच्छा बुरा हो रहा है, ऑटोमेटिकली यू विल लर्न द थियरी ऑल्सो। तो उसके लिए मेरी फ्री सीरीज चलती है विन 22 सीरीज, विन 23 सीरीज, अगले साल की विन 24 सीरीज, तो ऐसा सब आप देखिए, इट विल हेल्प यू। अदरवाइज स्ट्रक्चर तरीके से मेरे कोर्सेज भी अनअकैडमी पे चलते हैं। हालांकि ये बात सही है कि इकोनॉमी में आजकल कुछ नए जात के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब मैं अपने मटेरियल को थोड़ा और चेंज करने वाला हूँ, बेहतर करने वाला हूँ। जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो देखिए इकोनॉमी में कुछ नए जात के जो सवाल पूछना चालू किया है, जब हम ऐसा सब एनालिसिस चालू करते हैं, ये जो मैंने आपको बताया ये सब ब्लैक कलर से जो पूछा जो नहीं पूछा, सो व्हाट वी फाइंड इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और उस पर इनकम टैक्स लगता है कि नहीं, ऐसा एक नया जॉनर के सवाल आ रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी में मिनरल के सवाल आ रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि इनवाइट्स नाम के इंस्ट्रूमेंट पे लगता है कि नहीं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पे लगता है नहीं, इनकम टैक्स वगैरह। शेयर मार्केट में थोड़ा ज्यादा डीपर लेवल की एनालिसिस और मैकेनिज्म, जैसे वो बीटा शब्द का क्या मतलब होता है, ऐसा सब पूछना चालू किया। इससे भी पहले वाले वर्ष में वो एनडीएस ओएम और वो सब ट्रेडिंग मैकेनिज्म के बारे में पूछा था। कुछ टिपिकल बीकॉम अकाउंटेंसी टाइप के भी प्रश्न आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल की इंटेंजिबल एसेट्स के क्या प्रकार है, कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर इनमें से कौन सा है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट ऐसे जहां पर भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, गवर्नमेंट स्कीम्स, अब वैसे हम वो पढ़ते ही थे लेकिन अब क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट एकदम डीप लेवल का उसका सेलिएंट फीचर पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये उसने पूछा कि एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी, तो अब जनरल चीजें तो हम पढ़ते हैं क्लास में, लेकिन उसने एकदम एग्जैक्ट चीजें पूछी कि यहाँ पर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग भी करवाया जाता है, मतलब बच्चा जो पैदा हुआ उसकी वो जो कॉर्ड है उसको तुरंत नहीं थोड़े समय बाद काटो ताकि उसमें से थोड़ा खून उसके शरीर में जाए तो उसको एनीमिया नहीं हो। तो इस लेवल की पढ़ाई तो हम पहले करते नहीं थे क्योंकि पूछने का रिवाज नहीं था, लेकिन इस बार पूछा है। हालांकि उसका सोर्स हम देखें तो अगेन इट गोज बैक टू इंडिया ईयर बुक सरकार की, उसके चैप्टर 14 में स्पेसिफिक दिया अच्छा कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग से एनीमिया से हम लड़ सकते हैं, मुक्त भारत कर सकते हैं। तो इस लेवल की सब पढ़ाई करनी है। तो अब उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वो करनी है, वो तो टीचर के रूप में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये सब स्ट्रक्चर तरीके से डालूंगा और अपने मटेरियल को अपडेट कर रहा हूँ एंड यू टेक बेनिफिट ऑफ इट। और मेरा ये मानना है कि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सभी सब्जेक्ट के टीचर्स ने खुद से अपनी अकाउंटेबिलिटी इस तरह से बढ़ाने की जरूरत है कि अगर एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है तो पैसा तो वो लोग आपसे ले रहे हैं कि आपका समय बचे, सो देन दे हैव टू वर्क हार्डर एंड मेक बेटर मटेरियल। तो ये मैं करने वाला हूँ एंड दैट विल हैपन। कुछ लोगों में थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है कि अच्छा ये तो सब कॉमर्स ग्रेजुएट की मदद के लिए पूछ रहे हैं और ये देखो ये इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट के नाम पे ब्रांड रिकॉग्निशन इन्वेंटरी ये सब तो किताबों में नहीं दिया और ऐसा सब पूछा, या कि ये इन्वाइट्स को सरफाइसी एक्ट में गिनते हैं कि नहीं लैंडर या बोरोवर, इतना तो कौन पढ़ता है, तो बहुत साल पहले का मैटर है। तो आपको ये याद रखना है कि कुछ क्वेश्चन यू हैव टू स्किप, 200 आउट ऑफ 200 तो कट ऑफ होता नहीं। और इसमें भी जितना पॉसिबल है मैं अपना मटेरियल जो अपडेट कर रहा हूँ आई विल ट्राई। अब इसमें मैं ये भी बताऊं कि ये सब हम डालेंगे, सो सपोज पढ़ने लायक अपनी जो भी हैंडआउट वगैरह बनी हो, मान लीजिए वो कुल मिलाकर इंडेक्स और फोटोज और ये सब हटा दो, 800 पेजेस का है, तो अब मुझे ये सब नया डालना पड़ेगा, हो सकता है 900,000 पेज का वो सब हो जाए। सो इट इज इनएविटेबल कि आप समझिए जब क्वेश्चन टफ आ रहे हैं देन इट इज इनएविटेबल कि हर एक टीचर का जो भी मटेरियल पावर पॉइंट है वो पहले से ज्यादा लंबा होगा। तो फिर अब आप रोने बैठे कि नहीं मेरे से तो नहीं पढ़ा जाए, तो बहुत लंबा हैंडआउट है, तो फिर आप सोच लो कि आपको किस तरफ रहना है। प्रीलिम में कितने 14,624 लोग ही क्लियर हुए हैं, 25,000 नहीं, क्योंकि सीट्स तो जितने उतनी रहेंगी। सो नाउ वट एवर इज दैट टाइप ऑफ थिंग। तो कड़वी बात यह भी है कि हाँ मटेरियल की लेंथ बढ़ेगी और आपको पढ़ाई भी ज्यादा कर, हर एक सब्जेक्ट में ये बात सही है, चाहे वो ज्योग्राफी एनवायरमेंट हो, हिस्ट्री, साइंस, आर्ट, कल्चर, इकोनॉमी, कुछ भी। इसके बाद आगे का मुद्दा है साइंस। तो अब हम बात करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। और अपने आप में कई बार जीएस के सब्जेक्ट्स की तैयारी में इतना समय लग जाता है कि कई बार सर साइंस टेक भी लर्नर मतलब एज अ लर्नर इग्नोर हो जाता है, या सी सेट के जैसे लास्ट क्लास में याद आता है कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़। तो सर क्या लगता है, मतलब मैं चाह रहा हूँ लर्नर्स को आप एक ऐसी रूपरेखा थोड़ा सा बता दें अपने अनुभव से कि जब सेल्फ स्टडी भी करे तो क्या हेल्पफुल हो सकता है उसके लिए। जी सुदर्शन सर, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार यूपीएससी ने ये जितने गैस मास्टर हैं उनकी कमर तोड़ दी है। उसका कारण ये बीच में ये सब गैस मास्टर बहुत फुदक रहे थे, खासकर 2016 के बाद, कि मैं तो बिना पढ़े गई थी
और बस हर एक साइंस में आंख बंद करके डी ऑप्शन टिक कर दो और तुम्हारे मार्क्स बन जाए। उसका कारण क्या है कि आप करेक्ट करते तो 2 मार्क मिलते, गलत करो -0.66 आपके कट जाते। अब कुछ बार ये हो रहा था कि मान लीजिए साइंस के 11 क्वेश्चन आए और उसमें 7 में डी जवाब ही होता, आप आंख बंद करके डी 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 करो तो भी आपका स्कोर बन जाए। अब ऐसा कुछ टाइम पे हो रहा था, पर अब क्योंकि ये चिल्ला चिल्ला के इन लोगों ने सबको स्कीम बता दी, तो यूपीएससी ने 2023 में ऐसा किया है कि अगर आप मेजोरिटी क्वेश्चन में डी टिक करते हो तो आपका नेगेटिव में स्कोर चला जाए, क्योंकि ज्यादातर में डी के अलावा वाला जवाब बनना शुरू हो रहा है। तो वो सब गैस मास्टरगिरी के टोटके में आप ना फंसे, पहला तो मैं ये कहूंगा हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। अब जहां तक टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात है, तो देखिए साइंस में कुछ तो प्रश्न आते हैं फिजिक्स, और उससे आगे बढ़े स्पेस टेक्नोलॉजी। अब स्पेस टेक में पहले ऐसा था कि इसरो के सवाल पूछ लेते थे आंख बंद करके, इस बार कुछ की जापान का सैटेलाइट सिस्टम के बारे में पूछा। बीच में एक ऐसा ट्रेंड था कि सिर्फ करंट अफेयर्स वाला स्पेस पूछते थे। अभी ये लाइट ईयर क्या होता है, कॉमेट थियरी क्या होता है, ये सब के बारे में उन्होंने पूछा था। सो यू हैव टू प्रिपेयर दोस थिंग्स आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी एंड अदर स्टैंडर्ड बुक्स। केमिस्ट्री और उसके अंदर फूड एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इस बार हालांकि खास दिखा नहीं, पर कुछ बार ये भी आता है, तो मतलब ये वाला जो केमिकल है फूड में, जैसे वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट और वो मैगी कंट्रोवर्सी के चलते चर्चा में था वगैरह। फिर हम देखें बायोलॉजी, तो उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, वैक्सीन, हालांकि वैक्सीन काफी पूछ लिया पिछले 2 साल में, तो इस बार कुछ था नहीं, पर बाकी सब जेनेटिक रिलेटेड काफी चीजें इस बार पूछी गई। कम से कम 2 सवाल तो ऐसे थे, वो कुछ हवा में से डीएनए का सैंपल लेते हैं वगैरह। उसके अलावा अलग से नैनो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में प्रश्न कुछ बार वो वानाक्राई पेटिया क्या रैंसमवेयर है वगैरह आया था। इस बार हालांकि मेरे ख्याल से ऐसा कुछ दिखा नहीं, नैनोटेक कार्बन फाइबर का कुछ था। सोर्सेज की बात करें तो असल में मतलब उसमें से कुछ प्रश्न निकल के आए तो क्लास 11-12 की एनसीईआरटी पार्शियली हेल्पफुल होती, हर साल नहीं, कुछ बार पार्शियली हेल्पफुल होती। बाकी द हिंदू से करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन उसमें से कुछ निकालो, जैसे कि वो कुछ एक मॉस्किटो की नई बायोटेक से आप बनाए और वो दूसरे के साथ प्रजनन करे और उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो मलेरिया नहीं फैला सकते, ऐसा कुछ विल्कोचिया मेथड वगैरह पूछा था, एंड दैट वाज गिवन समवेयर इन द हिंदू। अब कुछ लोग कहेंगे मेरे से अफोर्ड नहीं होता या मैं पढ़ नहीं पाता, नीड नॉट वरी, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन अनअकैडमी आर्टिकुलेट, उसके अंदर इस टाइप की सारी कवरेज आपको मिल जाएगी, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। हैविंग सेड दैट, सिर्फ ये कि नहीं इतना कर लूंगा तो काफी है, अपन आपका फाउंडेशन भी होना चाहिए कि बेसिक डीएनए क्या है वो सब पता होना चाहिए, तब जाके बायोटेक की समझ आए। तो अगर नहीं पता है तो जो छोटे से आपको क्लास से शुरू करना है उस टाइप की भी आप तैयारी करें, जो भी क्लास 9, 10, 6, 7 वगैरह एनसीईआरटी है, यू शुड टेक बेनिफिट ऑफ दैट ऑल्सो। और अनअकैडमी में भी ऐसे सब फ्री क्लासेस वगैरह अवेलेबल। इसके बाद का मुद्दा बनता है स्पोर्ट्स जीके का, स्पोर्ट्स, जनरल नॉलेज और पर्सन इन न्यूज वगैरह। अब देखिए यहाँ पर 2 जात के प्रश्न आ रहे हैं। एक की जो एकदम रैंडम मैनेजेबल ना हो, ऐसी चीजें कि चेस का कप के बारे में 4 स्टेटमेंट पूछ लिए, इससे पहले वो क्रिकेट कप के बारे में कुछ प्रश्न पूछे थे बहुत डिटेल में। सो दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू मेमोराइज। हालांकि कुछ बेसिक थियरी जो पूछी जाती है, चाहे अर्जुन अवार्ड के बारे में पूछी हो कुछ साल पहले, कुछ भारत रत्न पद्म अवार्ड के बारे में पूछी हो, जो मैनेजेबल थी, और उतना आप इंडिया ईयरबुक में से पढ़ सकते हैं। इंडिया ईयरबुक में से वो सीधे प्रश्न है, जैसे वो उसका चैप्टर 30 यूथ एंड स्पोर्ट्स, उसमें से ये सब खेल रत्न से लेके जो चारों स्टेटमेंट है चारों के चारों उधर दिए और उधर से ही इसने कॉपी करके थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है। बट अगेन यू डोंट हैव टू बाय दिस बुक, इसकी जो भी फ्री समरी यूट्यूब वगैरह पे अनअकैडमी द्वारा रिलीज की जाए आप उसका फायदा उठाएं। पर ऐसा सब पढ़ना चाहिए। अभी आपके पास 1 साल है तो अभी से शॉर्टकट लेना मत चालू करना, ये तो नहीं पूछेंगे तो क्या, और ये तो पूछ लिया वगैरह वगैरह। और दूसरी बात, छोटी बुद्धि से काम मत करो। ये जो सब यूट्यूब के गैस मास्टर है उनका क्या चलेगा अभी कि सिर्फ स्पोर्ट्स करो। मैं कहता हूं सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं भाई, ऐसे जितने भी फेमस अवार्ड है सबकी एटलीस्ट थियरी करनी पड़ेगी, चाहे नोबेल है, बुकर प्राइज है, साहित्य अकेडमी, पद्म अवार्ड, एबल प्राइज फॉर मैथ्स, आर्किटेक्चर में प्रिज्गर प्राइज, गोल्डन शू, फुटबॉल का, ग्रैंड स्लैम्स वगैरह, सबकी समझ कम से कम थियरी की पता होनी चाहिए। सर इसके लिए लर्नर से मैं ये भी कहूंगा कि जैसे कई बार जीके की जो किताबें आती तो उनमें वो आखिरी के लास्ट में मिसलेनियस वाला टॉपिक होते हैं, तो वहां से भी एक बार सपोर्ट ले सकते हैं। मतलब बिल्कुल सर। एक साथ पता ही नहीं होता ना कि कहाँ अवार्ड कौन से, तो वहाँ कंपाइलेशन होता है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब और ये ऐसी चीजें जो आपको यूपीएससी की दूसरी एग्जाम जैसे सीडीएस, सीएपीएफ, एपीएफओ, स्टेट पीएससीज में आते रहते हर जगह काम, तो मतलब इससे मतलब मैं तो दूर रहूंगा और मेरे को पाप लग जाएगा, नजर लग जाएगी, ऐसी मत रखो। टेक बेनिफिट ऑफ दिस ऑल्सो, इसकी तैयारी आप करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी फॉर ऑल मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। अलग से हम लोग बाद में एक वीडियो बनाएंगे सीसेट की कैसे तैयारी करनी है, अलग से हम वीडियो बनाएंगे मेंस की कैसे तैयारी करनी है, और इन सभी जगह पर आपकी हेल्प करने के लिए अनअकैडमी हमेशा आपके साथ है। हम बात करें आपके साथ की लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, नोट्स की डिजिटल एक्सेस, प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन,
सीसेट का ट्रेनिंग, इंक्लूडिंग लेटेस्ट जो ट्रेंड अभी चल रहा है, ये सब आप जोड़ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लस। प्लस के अलावा आपको उसके ऊपर और एडवांस फीचर चाहिए, जैसे मेंटरशिप चाहिए आपको, प्रिंटेड नोट्स चाहिए, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली उसका अलग से करंट अफेयर्स का कंटेंट, तो उसके लिए होती है आइकॉनिक मेंटरशिप। और सेपरेटली आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं तो अलग से भी खरीद सकते हैं, और कंबाइन ऑफर में भी उसको लेना है तो कॉम्बो ऑफर चलता है, जिसमें जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और इन सब के अंदर 2024 में बच्चों की मदद के लिए अनअकैडमी का आरंभ बैच शुरू हो रहा है, उसके भी सब डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, डिस्काउंट कोड वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में, टेक बेनिफिट ऑफ दैट। तो मित्रों, ये इस साल की प्रीलिम एग्जाम और पिछले साल की मेंस एग्जाम का एनालिसिस करने पर हमें पता चलता है कि पहले से ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, और इसमें आपकी मदद के लिए अनअकैडमी हमेशा आपके साथ है। लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, चाहे इकोनॉमी हो मृणाल पटेल, हिस्ट्री बाय प्रतीक सर, ज्योग्राफी एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट बाय सुदर्शन गुजर सर, पॉलिटी बाय डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा सर, एंड मेनी अदर टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ आपको नोट्स 2.0 की डिजिटल एक्सेस मिलती है, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, और सीसेट की ट्रेनिंग इंक्लूडिंग विद दिस लेटेस्ट ट्रेंड की, जहां पर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है। ये सब जो बेसिक चीज होती है उसको हम कहते हैं अनअकैडमी प्लस। ये एक बात हुई। एडिशनली अगर आपको मेंटरशिप चाहिए, नोट्स की प्रिंटेड एक्सेस चाहिए, डेली आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, डेली करंट अफेयर्स का कंटेंट वगैरह सीरीज चाहिए, तो उसको हम कहते हैं आइकॉनिक एड ऑन। एंड लास्टली आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है तो आप अलग से भी अनअकैडमी से ले सकते हैं, या फिर आप इनके साथ बंडल करके भी ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बो। कॉम्बो लेने पर मतलब कुछ डिस्काउंट वगैरह ज्यादा होता है। इन सभी के जरिए फायदा भी हुआ है। पिछले सालों में अगर हम रिजल्ट देखें, लास्ट जो एग्जाम साइकिल खत्म हुई 2022 में, उसमें अनअकैडमी के 300 से ज्यादा लर्नर्स थे। प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू के अलग अलग स्टेज पे उन्होंने हमसे हेल्प ली थी और उनको फायदा हुआ था। और इससे भी पिछले सालों में अब सब जाएं, यू विल फाइंड इंक्लूडिंग की जो अपना ये प्लस प्रोग्राम है, क्लासरूम प्रोग्राम है, उससे भी बच्चे आगे आते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया रैंक 2 जागृति अवस्थी आईएएस ऑफिसर, उन्होंने भी सब उनको फायदा हुआ था। सो दैट इज वन थिंग। अब यहाँ पर जो लोग 2024, 25, 26 की तैयारी कर रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए अनअकैडमी के अलग अलग बैचेस शुरू हो रहे हैं फाउंडेशन के लिए, आरंभ के लिए, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। एडिशनली for 2024 also we are having certain batches जिसको हम कहते हैं आरंभ बैच। हिंदी माध्यम के लिए अलग से अपने टॉप एजुकेटर्स की पैनल है, मधुकर कोटावे सर से लेके आशीर्वाद सिंगल सर, सुमित राठी सर, तो ये सब लक्ष्य बैच का हिस्सा है। जो लोग अगर किस्तों में कुछ इसकी चीज चाहते हैं तो ईएमआई फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल ऑन दिस नंबर। सो दैट इज अनअकैडमी। और एडिशनली ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी यहाँ पर आपको एक पूरी एक्सपर्ट पैनल मिल रही है। इसके बारे में मैं प्रतीक सर को रिक्वेस्ट करूं, आप बताएं। जी सर, हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शनल के टीचर्स हैं, मतलब यू कैन लर्न फ्रॉम, एक होता है स्टूडेंट टीचर्स फ्रीक्वेंसी, तो बिकॉज वी हैव गॉट वन सब्सक्रिप्शन एक्सेस टू ऑल टीचर्स इंक्लूडिंग ऑल ऑप्शनल्स एज वेल। ओके, तो आप एक बार ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लीजिए कॉम्बो में, उसके बाद आप देखिए क्लासेस अटेंड करके कुछ दिन सोशियोलॉजी अगर आपको जम रहा है, अगर आपको पीएसआर जम रहा है, हिस्ट्री जम रहा है, क्योंकि हिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ 15 तारीख से, आई एम स्टार्टिंग ऑफ विथ एन ऑप्शनल बैच। वैसे ही अगर आपको एग्रीकल्चर ऑप्शनल लेना है, पॉबेड लेना है, तो फायदा ये है कि एंथ्रोपोलॉजी से लेके बहुत सारे, वी हैव गॉट अ वैरायटी ऑफ ऑलमोस्ट 8 to 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जिसके क्लासेस हम करवा रहे हैं। स्टूडेंट के लिए फायदा ये है कि एक बार ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले लिया, वो डिलेमा के अंदर है कि यार मेरा पॉबेड जम रहा है या पीएसआर जम रहा है, यू अटेंड क्लासेस फॉर द कंसर्न टीचर एंड देन यू कम टू द डिसीजन कि नहीं मेरे को नहीं पॉबेड ज्यादा ठीक लगा है, तो आप 15 दिन क्लास अटेंड करिए एंड देन फाइंड यू मेकअप डिसीजन। तो ये सबसे बढ़िया प्लान है सर ऑप्शनल के लिए। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलती है, मैं तो बहुत ही डिटेल वे में ऑलमोस्ट 500 आवर्स से ज़्यादा हिस्ट्री ऑप्शनल करा रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिवली सर, और इस साल हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा है ऑप्शनल के कारण भी सर। तो मित्रों दैट इज ऑप्शनल, और उसको जीएस के साथ कंबाइन आप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बो ऑफर। सो दैट इज फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट, और उसमें भी चाहे पॉबेड हो, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, पीएसआई और सोशियोलॉजी, हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, इसमें सभी अपने एक्सपीरियंस टीचर्स की अपनी एक पैनल है, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। बाकी सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में इंक्लूडिंग डिस्काउंट कोड्स, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक।